अब आपने बताया थायराइड, अर्थराइटिस, सोराइसिस, टाइप 1 डायबिटीज, लूपस, आप बोल रहे हो कि ऑटो इम्यून डिसीजेस एनएलपी की टेक्निक से ठीक हो सकती है। जब भी आपको ये डिजीज शुरू हुई है उस समय आप अनहैंडलेबल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। हमारे पास जितनी भी पेनफुल मेमोरी पड़ी है, ब्रेकअप है, फेलियर है, एब्यूजेस हैं, उनको हमें डिलीट करना चाहिए। दूसरा है हमारे पास इंटरनल साउंड्स पड़ी होती हैं, तुमसे ये नहीं होगा, इनको आपको म्यूट करना आना चाहिए। आज के हमारे गेस्ट हैं राम वर्मा, जो एक एनएलपी ट्रेनर हैं। आज के पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि हम कैसे कई तरह की बीमारियां ठीक कर सकते हैं पेनफुल मेमोरीज और ट्रॉमास को खत्म करके। क्या होता है गट से जिसकी वजह से लोग बीमार रहते हैं? आपने जंक फूड खाया, जैसे ही आपके गट के अंदर कोई भी चीज गलत पहुंच गई, या तो कॉन्स्टिपेशन होगा या डायरिया होगा। आपके गट के अंदर 10,000 तरह की स्पीसीज होनी चाहिए, वो घटकर 1600 रह गई है। तो ये इतनी सारी कम क्यों होगी? पिछले 70 सालों में आपने जीएमओज को खाना शुरू कर दिया, कोल्ड व्हीट। आप जिस साबुन को लगा रहे हैं वो अलाउड नहीं थी। 1 साल और 9 दिन मुझे हो गए, मैंने सोप का यूज नहीं किया, मुझे कोई वायरल नहीं आया। हमारे गट को हम सही कैसे कर सकते हैं? रिफाइंड वेज ऑयल, उसे छोड़ दें। सेकंड थिंग इज रिफाइंड शुगर। तीसरी चीज है सर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। एक चीज और बस, व्हाइट सॉल्ट। कौन से ऐसे फूड्स हैं जो सुपर फूड्स हैं, खाने चाहिए? सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए। दूसरा है प्रीबायोटिक, केसिया पाउडर कहा जाता है। इट इज द मैजिकल प्रोडक्ट। आप बोल रहे हो मुझे जो भी लोग लाइफ में खराब चल रहा है वो सिर्फ पेनफुल मेमोरीज और ट्रॉमास को खत्म करने से हट जाएंगे? एग्जैक्टली। तो दुनिया भर के डॉक्टर्स क्यों दवाइयां बेच रहे हैं, ये क्यों नहीं सिखा के हटवा देते हैं? Watch this episode till the end. But before you do that, राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनसाइट्स मिले एंड कुछ नया सीखने को और सुनने को मिले। इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस Spotify पे अवेलेबल है, आप हमें वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। मुझे ये बताओ कि आप करते क्या हो बेसिकली एंड आपका काम क्यों इम्पोर्टेंट है? मैं देखिए, एक सबसे पहले इम्पोर्टेंट है मैं क्या कर रहा हूँ। इसकी जर्नी से थोड़ा सा इसका पहले जाता हूँ कि मेरी जर्नी शुरू होती है बचपन से। व्हेन आई लॉस्ट द प्राइम मेंबर ऑफ माय फैमिली, माय फादर, व्हेन आई वाज 11 ईयर ओल्ड, और वहाँ से मुझे माइग्रेन हो गया। माइग्रेन का मतलब है कि जब आप एक ग्रीफ को लेकर जीते हैं बहुत दिनों तक, तो आप कोई ना कोई आपके अंदर पैटर्न बनता है जहाँ पर आपके जो खूबसूरत आपके न्यूरॉन्स हैं वो अपना काम नहीं करते। तो अब मुझे माइग्रेन हो गया। माइग्रेन की मैं बहुत दवाई खाता रहा। उसके बाद ये माइग्रेन बढ़ते बढ़ते आई सफ़र्ड फ्रॉम पेप्टिक अल्सर, और उसकी वजह से मुझे एमएससी छोड़नी पड़ी जोधपुर यूनिवर्सिटी से बीच में ही, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि अब आपका सर्वाइव करना तभी पॉसिबल है जब आप स्ट्रेस फ्री हो जाए और आप इस चीज़ को छोड़ दें। लेकिन वो और भी मुश्किल पड़ गया कि अब मैं करूँ क्या। एक सेकेंड डिवीजन और बीएससी पास करके आप बड़ी मुश्किल से वहाँ तक पहुँचे थे। आई कन्विंस्ड द ऑथोरिटीज़ कि मैं डिज़र्व करता हूँ इस एडमिशन को 16 बच्चों में, ठीक है ना, एंड मुझे वो छोड़ना पड़ा। उसके बाद फिर पता चला कि मुझे एलोपेशिया हो गया, यानी कि जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं, बालों का गिरना। और ये ऑटो इम्यून डिजीज़ यहाँ तक बढ़ गई कि 92-93 में आई सफ़र्ड फ्रॉम दिस रूमेटॉइड अर्थराइटिस। और बड़े डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम खड़े नहीं हो पाओगे। मुजफ्फरनगर के एक बड़े डॉक्टर थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन। एंड फ्रॉम देयर आई वाज कम्प्लीटली इन डिवास्टेटेड सिचुएशन कि अब मैं क्या करूं। एंड फ्रॉम देयर सडनली आई गोट अ यूनिवर्सल कॉल कि कोई किताब मुझे मिल गई, और मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। और उसमें ये पता चला कि जितने भी हमारे पैटर्न स्ट्रेस के वो हमारे माइंड में पड़े हैं, और उन्हें हम कभी भी डिसएम्पावर कर सकते हैं। यानी कि आप पेनफुल मेमोरी से, किसी ग्रीफ से, किसी फोबिया से, किसी एब्यूज से, किसी रंजिश से बाहर आ सकते हैं। एंड आई स्टार्टेड रीडिंग दैट बुक एंड अप्लाइंग इट ऑन माई सेल्फ। और आप यकीन नहीं करेंगे कि 94-95 में मैं उससे बाहर आ गया। और मुझे ऐसा लगा कि यार वो माइग्रेन कहाँ गया। आई गोट अ गिफ्ट। देन मुझे लगा कि आई मस्ट टेल दिस स्किल टू द पीपल, ये मुझे सिखानी चाहिए। तो मैंने लोगों को कहना शुरू किया, यार तुम्हें ये दवाई बीमारी है, चलो मैं तुम्हारे अंदर की कुछ बातें करता हूँ। तुम कभी कॉफ़ी पे बुला लिया, मैं ही अपने आप कभी रूम ले लेता था। एंड फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड गेटिंग द रिजल्ट्स। फिर मैंने सोचा कि यार कुछ करना है सोसाइटी के लिए। तो राज मैंने 95 में इसी स्किल को यूज़ करते हुए कि कैसे आप माइंड को यूटिलाइज कर सकते हैं। और मुझे उस टाइम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यानी कि माइंड का गहरा पार्ट जो आपके सभी सपनों को पूरा कर सकता है, जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, यूजुअली साइंटिफिक है वो। मैंने उससे सोचा कि मैं एक सोसाइटी को कुछ देता हूँ। आई वॉज इन, मुझे तो गिफ्ट मिली थी, मुझे लाइफ मिली है तो गिफ्ट मिल गई। ओके, हेल्प मी एक्सप्लेन
आपने बोला कि आपको एलोपेशिया हो गया था। एलोपेशिया मतलब बाल जले जाते हैं। हाँ, बाल तो बहुत अच्छे हैं आपके, आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और ये नेचुरल है। सिर्फ इसमें से 25% ग्रे हो गए हैं, जिसके लिए मुझे केमिकल कलर लगाना पड़ता है। इसके अलावा कोई केमिकल नहीं है, और ये नेचुरल है। तो फिर एलोपेशिया का क्या मतलब? ये डायग्नोस था कि आपने मन से बोला? नहीं, मतलब मुझे डॉक्टर ने रूमेटॉइड बोला? आर्थराइटिस भी ऑटो इम्यून है, याद रखिएगा। तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ ये हो चुका है आपको, जी हाँ, एलोपेशिया हो चुका है? जी हाँ, जी हाँ, बाल उसी तरह से गिर रहे थे। और फिर इसको आपने कोई मेडिसिन नहीं ली? इसमें मेडिसिन होती ही नहीं। अगर आप ऑटो इम्यून को समझें तो मैं 1 मिनट में बता सकता हूँ सब लोगों को। ऑटो इम्यून का मतलब है कि जब भी हम किसी गहरे स्ट्रेस में होते हैं, स्पेशली ग्रीफ में होते हैं, अनसर्टेनिटी में जीते हैं, हम किसी एंग्जाइटी में जीते हैं, उस समय हमारे माइंड की जो पार्ट है हाइपोथैलेमस, वो हमारी ग्लैंड्स को कहता है कि वी आर इन फाइट और फ्लाइट मोड। और जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जिसको हम इम्यूनिटी भी कहते हैं, जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं यूजुअली, ये इम्यून सिस्टम हमेशा 3 तरह से काम करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेडिकल बुक्स कहती हैं। हाँ। या तो आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा। जब वो सप्रेस होगा तो निश्चित रूप से या तो आपको बैक्टीरियल अटैक होना शुरू होगा, और लंबे समय तक अगर आप किसी का और इम्यून सिस्टम डाउन रहता है तो कैंसर नाम की डिजीज़ यही है। दूसरा है कि अगर वो ये रूट ना ले तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा कि वो ओवर रिएक्ट करेगा। ओवर रिएक्ट का मतलब है कि आपको डिफरेंट एलर्जीज होनी शुरू हो जाएंगी। तो जितने भी एलर्जीज हैं वो ओवर रिएक्शन ऑफ योर इम्यून सिस्टम है, इसीलिए इम्यून सप्रेसर दिया जाता है। और तीसरा है कि वो ओवर रिएक्शन करते करते कंफ्यूज हो जाए इम्यून सिस्टम, एंड इट स्टार्ट्स किलिंग योर ओन बॉडी, यानी कि आपकी होस्ट को मारना शुरू कर दे। अगर उस समय आप कुछ ना करें, उस समय आप उस बीज को हटा दें। हम क्या करते हैं कि उसमें हमें स्टेरॉयड लेने होते हैं कि भाई इम्यून सप्रेसर को मार दो, उसे काम ही ना करने दो। ये तो आप एक गलत रूट ले रहे हैं। ऐसे में इम्यून सिस्टम अगर कंडीशनड हो गया ना काम करने के लिए, तो आपको बहुत सारी दूसरी बीमारियां आ जाएंगी। दूसरी चीज़ आपको ये समझनी होगी, एक चीज़ मैं आपको आज बताता हूँ, वो ये है कि हमें अगर मॉडर्न साइंस को समझना है तो उसमें एक वर्ड आता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी में राज ये होता है कि हम 3 तरह की न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। एक है केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी। मैंने किसी को देखा, प्यार हो गया, हल्का सा केमिकल लोचा था, तो इसको हम कहते हैं कि भाई केमिकल बदले हैं थोड़ी देर के लिए। तो हम जितने भी कई बार किताबें पढ़ते हैं, मैं आज से ये करूँगा, नया रेजोल्यूशन बनाऊंगा, ये केमिकल चेंज। हाँ, तो सिर्फ ये एक थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन आ गया, वो केमिकल जैसे सेटल डाउन हुए, आप जैसे थे वैसे ही रह गए। दूसरा है स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो आपका वो स्ट्रक्चर पूरा तरह से बन जाता है आपके ब्रेन के अंदर, यानी कि आपका ब्रेन बदल चुका है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार ये होता है कि ये निगेटिव चीज़ों के लिए हमारे स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी बन जाते हैं। किसी को खाने की एडिक्शन आ गया, किसी को शराब का, किसी को काम ना करने का, किसी को अपना मूड स्विंग बहुत तेज़ी से होने लगा। लेकिन तीसरी चीज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी। क्या होता है? अगर इसको हम समझ जाएं तो हम अपनी लाइफ को एक नए तरीके से बदल सकते हैं। फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझने के लिए आम आदमी को ये समझना होगा कि जब कभी किसी को पैरालिसिस हो जाती है, अधरंग मार जाता है, तो उसका राइट साइड पूरी तरह से कई बार मर जाती है। और उस इसलिए मर जाती है कि जो राइट साइड को कंट्रोल करने वाला हमारा सेंटर था हमारे ब्रेन के अंदर, बेसिकली वो फट गया, वो खराब हो गया, वो बस्ट हो गया, या वो डैमेज हो गया। अब वहाँ से वो अपने नर्वस सिस्टम के द्वारा, ये जो वेगस नर्व है उसके द्वारा हमारे हाथ को या पैरों को, वह इन ऑर्गन्स को कोई भी मैसेज नहीं भेज रहा है। yes. उसके बाद हमारा जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो क्या करता है, हमारे हाथों को, हमारे पैरों को खूब मूव करता है, और एक तरीके से रोजाना प्रैक्टिस करता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने। ऐसे में हमारा माइंड ये मान लेता है कि ये मूवमेंट हमारे लिए ज़रूरी है, यह गति लाना हमारे लिए ज़रूरी है, इस तरह से इस हाथ को चलाना ज़रूरी है, क्योंकि ये आदमी रेगुलरली इस काम को कर रहा है। तो वो क्या करता है कि वो एक नया डिपार्टमेंट इसके लिए अलॉट कर देता है, यानी कि नई ब्रेन सेल्स इसके लिए अलॉट कर देता है, और उसकी कंट्रोल इस नए पार्ट को दे देता है। पुराना पार्ट भले ही मर गया हो। याद रखिएगा, यह काम आप फिजिकली तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसे आप प्रॉपरली अगर विजुअलाइजेशन को करना जानते हैं तो आप इसे विजुअलाइज कर सकते हैं, दैट योर बॉडी इज, जो उसका काम है उसे पूरा कर ले। और आपकी बॉडी में जो भी आपका थॉट है वो इमीडिएटली आपकी ग्लैंड्स सुनती हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, कभी इस चीज़ को नहीं पढ़ाया गया। जब मैं लोगों को NLP से वेलनेस देता हूँ, मैं NLP से वेलनेस नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ एक मैसेज क्रिएट करता हूँ उसके अंदर। कभी हमने एक चीज़ को नहीं समझा, जो मेडिकल साइंस ने पूरी तरह से नेग्लेक्ट किया हुआ एक पार्ट, वो है हमारी ग्लैंड्स, जिसको हम एनर्जी चक्रास कहते हैं। सो कमिंग बैक, आप
आप बोल रहे थे कि NLP के थ्रू और जो आपके वेलनेस के टूल्स हैं और जो इम्प्लीमेंटेशन है, हाँ, उसके थ्रू आपने बीमारियां सही करी खुद की, हाँ, ठीक है, और फिर अब बहुत लोगों को उसमें हेल्प, बहुत लोगों को, राइट? तो क्या करते हो? NLP होता क्या है? बेसिकली NLP को आप यूँ समझिए कि आपके पास जब हम पैदा होते हैं, हम 86 बिलियन हमारे पास ब्रेन सेल्स होती हैं, जिनमें कहते हैं कि एक ब्रेन सेल्स की एक ब्रेन सेल की जो मेमोरी है वो 82 GB होती है, ऐसा बोलते हैं। और उसके साथ हमारा एक बॉडी हमें मिलती है, हमें दो चीज़ मिलती हैं जब पैदा होते हैं। 86 बिलियन न्यूरॉन है यहाँ पर, और हमारे पास 60 ट्रिलियन सेल्स हैं जिनको हम शरीर कहते हैं। इनमें से कुछ सेल के अंदर हमारी ऑलरेडी एक तरह से प्रोग्रामिंग भरी पड़ी है कि हमारा DNA कैसे बनेगा, हमारी ऊंचाई कैसी रहेगी, हमारी नाक कैसे जाएगी, उस पर हम दखल नहीं देते। लेकिन हमारे पास बहुत सारा और खाली स्पेस है। उसी तरह से जैसे कंप्यूटर में C ड्राइव आपको मिलती है और DEF खाली मिल जाती है। तो इसमें खाली जो है ना, ये गड़बड़ हो जाती है। जिस दिन आप पैदा होते हैं इमीडिएटली उसी मोमेंट से आपके पास इवेंट आनी शुरू हो जाते हैं। पहली इवेंट तो ये आते हैं कि हमें लटका कर उल्टा थप्पड़ मारा जाता है डॉक्टर के द्वारा, नर्स के द्वारा के रो। फिर कोई हमें गले लगाता है, कोई हमारा प्यार करता है, कभी शोषण होता है, कभी अब्यूज होता है, कभी हमारे रिश्ते टूटते हैं, कभी दिल टूटता है, कभी अकेलेपन के शिकार होते हैं। तो ये सारी मेमोरी हमारे पास रखी हुई है। और अब ये जो D ड्राइव है, हमारी E ड्राइव है, ये दखल दे रही है अब हमारे इस पूरे के पूरे सिस्टम में। यानी कि अब हमारे पास ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस या मेमोरीज भरी पड़ी हैं जो हमारे बिहेवियर को बदल रही हैं, हमारी टोन को बदल रही हैं, हमारे फोकस को बदल रही हैं, हमारे खाने पीने की आदतों को बदल रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे इंटरनल वर्ल्ड को भी बदल रही हैं। हर थॉट आपकी जीन को बदल देता है, जीन को नहीं, जीन एक्सप्रेशन को बदल देता है। एपिजेनेटिक्स में लिखा हुआ है, है ना। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम इस टूल को जो हमारे पास दिया है 86 बिलियन न्यूरॉन को, अगर हम इनको चलाना नहीं सीखेंगे तो हम बिना मतलब की चीज़ों को इकट्ठा करे बैठे हैं और वो हमारी पूरी बॉडी को और हमारे बिहेवियर को बर्बाद कर रही है। यही मेरे साथ हो रहा था। और जैसे ही मैंने ढूंढा कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे पास कितनी बेकार की मेमोरी पड़ी है बचपन की, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। मैंने कुछ एक मेमोरीज को अपनी लाइफ से हटाया था, कुछ एक ट्रिगर्स को हटाया था जिसको एंकरिंग कहते हैं, कुछ एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट को ठीक किया, एंड सडनली आई फाउंड कि मैं दिनों दिन यंग होता चला गया। अब ये इससे करते क्या है, टूल भी बता देता हूँ। सर, अगर कोई भी आदमी अपने आप को एक बार फिर हील करना चाहता है, खाने की आदतों को थोड़ी देर के लिए हम हटा देते हैं। माइंड में सर 4-5 चीज़ें कर लें कोई भी आदमी, और वो सारी मैं डिस्क्लोज करने को तैयार हूँ। बिकॉज जिस पेन से प्लेजर मुझे मिला है, आई वॉन्ट टू शेयर इट टू एवरीवन। पहली चीज़ है सर, हमारे पास जितनी भी पेनफुल मेमोरी पड़ी हैं उनको फटाफट हमें डिलीट करना चाहिए। वो NLP और न्यूरोप्लास्टिसिटी की टेक्निक से आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी ट्रेनर आपको करा सकता है, क्योंकि ये वो गार्बेज है जो आपके बर्तन में पड़े हुए कीचड़ की तरह है। जितना आप दूध डालोगे इस बर्तन में, उतना ही ये कीचड़ बढ़ता रहेगा, दूध नहीं होगा। तो ये है पेनफुल मेमोरी। पेनफुल मेमोरी में ब्रेकअप हैं, फेलियर हैं, एब्यूज़ हैं, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल और सोशल एब्यूज हो जाते हैं हमारे साथ, टूटे हुए रिश्ते हैं, ठीक है ना, रिजेक्शंस हैं, ठीक है ना, लॉस है, ग्रीफ, हर्ट है, ग्रीफ है। तो इनको आपको हटाना होगा। दूसरा है हमारे पास इंटरनल साउंड्स पड़ी होती हैं, तुमसे ये नहीं होगा। कई बार ये साउंड हमारे टीचर्स की होती हैं, फैमिली मेंबर्स। हम फिर क्रिटिक बन जाते हैं, दूसरों की आवाज़ से खुद को क्रिटिक करने लगते हैं। इंटरनल क्रिटिकल साउंड, आई कॉल देम इंटरनल क्रिटिकल वॉइसेस। इनको आपको म्यूट करना आना चाहिए, और ये म्यूट हो जाती हैं। और तीसरी चीज़ है कि आपके अंदर जो यहाँ पर चीज़ें भरी पड़ी हैं वो शिफ्ट हो जाती है आपकी बॉडी में, जिसको आप डिस्कम्फर्ट या एंग्जाइटी कहते हैं। एंग्जाइटी ही प्री डिजीज सिम्टम है। एक समय तक आपकी बॉडी इस एंग्जाइटी को हैंडल करती है और उसके बाद वो घुटने टेक देती है। तो इस एंग्जाइटी को हटाना आपको। 3 चीज़ें ये हो गई। और चौथी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये है, सिर्फ चौथी चीज़ तक ही अगर हम कर लें तो आप मैजिक कर सकते हैं। और चौथी चीज़ ये है कि जो आपको आउटकम चाहिए, जो आपने भी बोला है कि मैं आउटकम देख रहा था कि स्टेज पर मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मेरा पैर ऐसे जा रहा है, ये वर्ड्स ऐसे जा रहे हैं, ताली ऐसे बज रही है, तो आपने आउटकम इमेज बता दी, जिसको मैं बार बार लोगों से कहता हूँ, आप अपनी आउटकम इमेजेस को इम्प्लांट कर लें फ्रंटल लोब पर। तो अब ये 4-5 काम करने से आपने आपकी बीमारी ठीक करी। मुझे बताओ करा क्या, आपने खुद ने क्या किया? जैसे आपने बताया, पहले तो ऑटो इम्यून डिसीजेस के बारे में बात कर रहे थे। कौन सी ऑटो इम्यून डिसीजेस होती है? टॉप 5 कौन सी होती है? नंबर 1 है थायराइड। ये ऑटो इम्यून है। व्हेन योर इम्यूनिटी इज किलिंग योर थायराइड ग्लैंड्स। हर एक को होता जा रहा है ये।
और याद रखिएगा, इसमें भी मैं एक सीक्रेट दे रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है एक बहुत अच्छी साइकोलॉजी की किताब में। जब भी आपकी लाइफ में कोई भी चेंज आता है, आपकी मैरिज हो रही है, या फिर आप प्रेग्नेंट हो रही हैं, या आपने कोई जगह बदली है, या आपने रिश्ते से बाहर आए हो, या कहीं नए रिश्ते में गए हो कई बार, या जॉब बदला है, उस समय माइंड कंफ्यूज हो जाता है थोड़ी देर के लिए। या कभी आपका सीजन बदला है, सीजन में छींकें आती है, उस समय याद रखिएगा आपकी इम्यूनिटी रिएक्ट कर जाती है। ये पहली है। दूसरी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जब हमारी इम्यून सेल्स हमारे जोड़ों को मारने लगती है, ये हमारे देश में बढ़ती जा रही है, यंग लड़के लड़कियों को हो रही है, यंग यूथ को हो रही है। तीसरा है सर सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें सेल्फ इमेज खराब हो जाती है हमारे यूथ की, एंड दैट इज कॉल्ड सोराइसिस। एंड इट इज दे नो कि जब भी उनको स्ट्रेस आती है तो वो एकदम से उनकी स्किन परेशान करने लगती है। चौथी है डायबिटीज़ 1, जिसमें हमारी बीटा सेल को मार देती है हमारी इम्यूनिटी। और पांचवी है बड़ी इंपॉर्टेंट, जो जानलेवा हो जाती है, लूपस। जब आपके इंटरनल ऑर्गन्स को अटैक करने लगती है आपकी इम्यूनिटी गलती से। ये क्या होता है? लूपस, LUPUS। बस यही है कि वो सिस्टम, इंटरनल सिस्टम को मारने लगती है। तो अब आपने बताया थायराइड, अर्थराइटिस, सोराइसिस, टाइप 1 डायबिटीज, लूपस, ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। हाँ। आप बोल रहे हो कि ऑटो इम्यून डिसीजेस NLP की टेक्निक से ठीक हो सकती हैं? देखिए सिंपल सी बात है, आपको अगर सीड पर आना है तो बहुत सिंपल समझना होगा। अगर आपका ऑटो इम्यून डिजीज आ रही है तो पहली बात यह है कि आप इस समय फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन से गुजर रहे हैं। सारी और भी तो पता नहीं कितने रीजन से होती होंगी। हाँ, 2 ही रीजन है सर, मैं दूसरा रीजन भी बता दूंगा। बताओ। सिर्फ 3 नहीं है, 2 ही हैं। पहला रीजन है माइंड। इस समय जितने भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं, मैं उनको एक चैलेंज देता हूँ। वो चैलेंज ये है, एक पॉजिटिव चैलेंज है, कि जब भी आपको ये ऑटो इम्यून डिजीज शुरू हुई है, आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है, आपको सोराइसिस एलोपेशिया हुआ है, या टाइप 1 डायबिटीज हुई, टाइप 1 डायबिटीज हुई है, उस समय आप सिर्फ उस समय में जाइए और ढूंढिए वहाँ पर क्या हो रहा है। एंड यू विल फाइंड कि उस समय आप अनहैंडलेबल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं। आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है जो आपको बार बार हर्ट किया जा रहा है, आप घुटन में जी रहे हैं। और उस समय जब आप इस सिचुएशन में जी रहे हैं तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो रिएक्ट कर रहा है। इम्यून सिस्टम इमीडिएटली रिएक्ट करता है हमारा, और उस समय वो रिएक्शन में ही या तो एलर्जी कर आपको हुई है उस समय, या उस समय आप किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के शिकार हुए। और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ऑटो इम्यून। तो अगर ऑटो इम्यून को ठीक करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इम्यूनिटी को एक बार फिर शांत करें। और इम्यूनिटी शांत तब होगी जब उसे जो मैसेज मिल रहा है आपको हाइपोथैलेमस से, आपके ब्रेन से, वो शांत हो जाए। यानी कि आप फाइट और फ्लाइट मोड से बाहर ही आ जाएं। जब तक ये फाइट और फ्लाइट मोड चलती रहेगी तब तक यह काम होता रहेगा। और दूसरा काम अभी मैं बताता हूँ, दूसरा है आपका गट। हमने गट को सबसे ज़्यादा अब्यूज़ किया हुआ है। हाँ। हर आदमी सिर्फ 4 बीमारियों के नाम लेता है। सर मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया, मुझे एसिडिटी होगी, मुझे पेट फूलता है, मेरे जो डायरिया है, और मुझे क्या कहते हैं फ्लैचुलेंस है। और मैं कहता हूँ यार इनमें तो कोई भी बीमारी नहीं, तो लक्षण बता रहे हो। गट की तो बीमारियों का ही अभी हम आम आदमी को पता नहीं है। सिर्फ कब्ज को, दस्त को, एसिडिटी को और फ्लैचुलेंस को, पार्ट है, इसको यही मान लेते हैं। याद रखिएगा आपके गट में सर जितनी आपके पास ग्लैंड्स आपकी पूरी बॉडी में है, अगर उनको इकट्ठा करके तोला जाए उससे ज़्यादा वेट आपके गट में, जो यानी कि आपके जो आते हैं उनमें वो ग्लैंड्स हैं जो 25 तरह का हार्मोन निकालती हैं। उस समय मान लेते हैं आपके डाइटिशियन ने लिख दिया कि ये तुम्हें खाना चाहिए, लेकिन वो खाना आपके गट के सेंसर्स को पसंद ही नहीं है। तो बेसिकली जब भी आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप अपने गट सेंसर्स को परेशान कर रहे हैं, और वहाँ से इमीडिएटली गट सेंसेशन आपके माइंड पर जाती है, और माइंड उससे कहता है कि नाउ रिएक्ट इट। और इमीडिएटली जैसे ही गट की रिएक्शन खराब होगी तो हमारा 70% इम्यून सिस्टम हमारे गट में है। तो अब जैसे आपने जो डिसीजेस के नाम लिए, तो अगर कोई ये देख रहा है, उसको अर्थराइटिस है, बहुत हाथ पैरों में, घुटनों में, जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा है, या एलोपेशिया है, बाल चल जा रहा है, उसे कॉन्फिडेंस पूरा नहीं, सोराइसिस है, डर्मेटाइटिस है, डैंड्रफ हो जाता है लोगों को स्ट्रेस की वजह से, माइंड की वजह से, राइट, और डायबिटीज़ टाइप 1 है, तो वो इंसान अगर जिसको इतनी बीमारी है वो कैसे सही करे? हाँ, तो और अगर ये इतनी ईजिली आपकी टेक्निक्स के थ्रू सही हो जाती तो हर किसी को करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूँ कि यहीं से करना शुरू करिए, और हमारा कमेंट बॉक्स खुला है। कुछ दिन के नहीं, कुछ एक हफ्तों में आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो बताओ मुझे कैसे कर सकते? पहली चीज़ आप ये करें कि जितनी भी आपके पास पेनफुल मेमोरी हैं,
आप उनको एक बार रिलीज़ कर लें, यानी कि उनको हील कर लें। और वो कैसे होता है? उनको हील करने के लिए आपको मैं छोटी सी टेक्निक बताता हूँ जो सभी कर सकते हैं। पूरी लंबी टेक्निक होगी तो वो एक तरह से एक अलग सेशन चाहिए। तो सबसे पहले एक काम करें, जो भी आपके पास मेमोरी पड़ी है, छोटी सी एक्सरसाइज में सिखा देता हूँ सभी को, क्योंकि अगर उनके पास कोई भी बीमारी आई है, कोई भी बीमारी आई है, इवन बॉडी पेन बढ़ गया है, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको डायबिटीज़ हो गई है, आपको मोटापा आ रहा है, आपको कोई और डिजीज़ आ गई है, याद रखिएगा उस समय जाइए जब ये बीमारी शुरू हो रही है, आप किसी न किसी पेनफुल मेमोरी से गुजर रहे हैं। आपको या तो किसी ने हर्ट किया है, किसी ने अब्यूज़ किया है, किसी किसी अनहैंडलेबल स्ट्रेस सिचुएशन। एग्जैक्टली। आप एक काम करें, इमेजिन करें कि इसको हम टीवी टेक्निक कहते हैं, ये मैंने करीब करीब 10-15 लाख लोगों को सिखाई है। इमेजिन करें कि आपके सामने एक गिलास वॉल है ट्रांसपेरेंट, और उसके परे एक टीवी रखा हुआ है, और इमेजिन करें कि आपके पास एक रिमोट कंट्रोल है ऐसे ही, और इमेजिन करें कि एक बटन दबाकर उस मेमोरी को आप उस टीवी में देखें, दूसरा बटन दबाकर उसकी सारी आवाज़ों को 3-4-5 बार म्यूट करें, मानो वहाँ सन्नाटा हो गया है। एक काम और करें कि उन इमेजेस को आप ब्लैक एंड वाइट करने की सोचें, या फिर इमेजिन करें आपने काला चश्मा पहन लिया है, उनके कलर्स को ब्लर्ड कर दें। और चौथा काम, एक काम करें कि अब उन इमेजेस को आप फ्रीज कर दें। उनमें कोई मार रहा है, कोई भाग रहा है, कोई पीछे चिल्ला रहा है, तो इमेजिन करो एक एक सीन को आपने फ्रीज कर दिया, जैसे आप कई बार जूम के पिक्चर को खींच देते हैं, क्लिक कर देते हैं। इतना काम कर दीजिएगा 2-3 बार, और एक बार और इमेजिन करिएगा उसके उन इमेजेस को आप रबर से मिटा रहे हैं, जिससे हम इरेजर कहते हैं। 2 बार कर लीजिएगा। सडनली आप पाएंगे कि जो आपकी इंटेंसिटी थी, अचानक वो 10 में से 4 या 5 रह गई है, फिर आपको ये परेशान नहीं करेगी। अभी ऐसा करते ही आपको 2-3 इमेजेस और याद आएंगे, क्योंकि माइंड एक गेम को खेलता है। इफ़ इट इज़ गुड लेट इट बी मोर। ऐसे ही हम शराब भी पीते हैं, इफ़ इट इज़ गुड यार एक और बना। ऐसे हम योगा भी करते हैं, अरे बड़ा मजा आया, कल भी करूँगा, ठीक है ना। माइंड बताता है एनीथिंग वर्थ डूइंग इज वर्थ ओवरडूइंग। यस, वेरी ट्रू। तो इसी 1-2 दिन में फिर आपको ऐसी इमेजेस आएंगी, उनको भी हटा लें। 3-4 दिन में आपको पेन से पेनफुल मेमोरी से पीछा छूट जाएगा, ठीक है ना। इतना आप काम कर लें और इसे बार बार करते रहें। आप बोल रहे हो मुझे कि ये जो सारी ऑटो इम्यून डिसीजेज हैं या जो भी लोगों की लाइफ में ख़राब चल रहा है, वो सिर्फ पेनफुल मेमोरीज और ट्रॉमास को ख़त्म करने से हट जाएंगे? एग्जैक्टली। आप इस रियली तो अगर ये हट जाते हैं तो दुनिया भर के डॉक्टर्स क्यों दवाइयाँ बेच रहे हैं और वो क्यों कर रहे हैं? ये क्यों नहीं सिखा के हटवा देते हैं? सर, माइंड को पढ़ाया कहाँ जाता है मेडिसिन में? आपको अगर 1700 शताब्दी के बाद की बात करें, आप मुझे यहाँ तक लेके जा रहे हैं, 16वीं शताब्दी तक माइंड को और बॉडी को एक माना जाता था। 17वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, मैथमेटिशियन हुए हैं, उनका नाम था रेने डिकार्टिस। रेने डिकार्टी बोला जाता है उनको, ठीक है ना। और उनकी थ्योरी ऑफ रिडक्शन थी कि ये प्रॉब्लम है तो और रिड्यूस करते करते लास्ट में आ जाओ। उन्होंने एक थ्योरी दे दी थी जिसको कई किताबों ने लिखा कि दैट वाज द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, और यहीं से सबसे गड़बड़ हो गया। उन्होंने कहा कि बीमारी के लिए बॉडी जिम्मेदार है और माइंड को हम अलग कर देते। तो माइंड को दे दिया चर्च को और बॉडी को दे दिया डॉक्टर को। लेकिन सर 1950 के बाद डॉक्टर्स ने ये मान लिया कि माइंड भी उतना ही अब रेस्पॉन्सिबल है, और अब आपको स्ट्रेस की गोलियां लिखी जाने लगी, एंग्जाइटी की, नींद की गोली लिखे जाने लगी, आपको BDNF यानी कि ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रोपिक्स यानी कि आपके खुशी के हार्मोन लिखे जाने लगे। मैंने पूरी तरह से नहीं कहा, मैंने कहा गट आप खाना जो खा रहे हैं उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, वो सिर्फ 5% है। एंड इसमें विल पावर का कितना लेना देना है कि अगर किसी पेशेंट की या कोई इंसान ग्रीफ के थ्रू जा रहा है, किसी पेन के थ्रू गुजर रहा है, किसी बीमारी के थ्रू गुजर रहा है, वो चाहता ही नहीं है कि मैं खुद से ठीक हो जाऊं। वो बोलता है अरे दवाई लो, अरे बंद करो, मेरे को नहीं मानना ऐसा फालतू बातें। होगा ये साइंस, साइको, वटेवर होंगे, राम वर्मा सर होंगे, दुनिया में कोई भी बड़े बड़े डॉक्टर्स, मेरे को मतलब नहीं है। अभी मेरा डॉक्टर जो है, जो मेरे शहर में सबसे बढ़िया डॉक्टर था, उसने बोला 2 दवाई खाओ और घर में बढ़िया बैठो। तो मैं सिर्फ उसी में मानता हूँ। मैं मानता ही नहीं हूँ कि मैं विल पावर से मैं चेंज कर लूँगा खुद को। वो चेंज हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल डिफरेंट तरह के लोग हैं, लेकिन क्या वो चेंज हो सकते हैं? ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना उस इशू को रिजोल्व कर सकते हैं उस दवाई से या उनकी सोच से। कर भी सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी ठीक होना भी चाहता है। कई बार पीपल आर एन्जॉइंग देयर मिजरीज, लोग अपनी मिजरीज को ही एन्जॉय करने लगते हैं, बिकॉज हम अपने नर्क को अपने आप ही तो बनाते हैं, हम उससे बाहर नहीं आना चाहते। लेकिन दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कोई भी बीमारी अगर आपकी लंबे समय तक चल रही है तो वो दवाइयाँ सिर्फ आपकी मिजरीज को एक्सटेंड कर रही हैं, वो आपको हीलिंग नहीं दे रही है।
आपकी मिजरीज को एक्सटेंड कर रही हैं। और एक्सटेंशन ऑफ मिजरीज का मतलब ये नहीं कि आप हील्ड हो चुके हैं। पर कोई लोग बोलते हैं कि मेरा विल पावर इतना स्ट्रांग नहीं है, मैं तो गिव अप कर देता हूँ, मेरे जो एडिक्शंस है, मेरे जो पैटर्न्स हैं, मैं उन पे गिव अप करता हूँ। वो अपना विल पावर कैसे बढ़ा सकते हैं? सिंपल सी बात है, विल पावर की बात जहाँ तक मैं करता हूँ तो मैं बहुत सारे पॉडकास्ट में विल पावर के बारे में एक ही बात कहता हूँ, विल पावर तो होती ही नहीं बेसिकली। और इसे मैं प्रूव भी करता हूँ। मान लेते मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ और मुझे कोई भी आदमी कह रहा है कि राम सर ये आप सिगरेट पियो मज़ा आ जाएगा, तो मैं मना करने की चॉइस रखता हूँ। लेकिन अगर मैं 40 सिगरेट रोजाना पीने का आदी हो गया हूँ और अब आप मुझे कह रहे हैं कि राम सर आप सिगरेट नहीं पिएंगे, तो मैं इस समय विल पावर से जब सिगरेट नहीं पी रहा हूँ तो मैं अपने आप को पेन दे रहा हूँ कि प्लेजर दे रहा हूँ? पेन दे रहा हूँ। और हमारा माइंड इस तरह से रिवायर्ड है या वायर्ड है कि हम हमेशा पेन से बचना चाहते हैं, इसलिए विल पावर टूट जाती है 2 हफ्तों से 2 साल के बीच में। जेनेटिक्स का क्या रोल होता है इस विल पावर में, ओवर थिंकिंग में, थॉट्स में? क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि अगर पेरेंट्स ओवर थिंकर्स हैं तो बच्चे भी ओवर थिंकर होंगे। पेरेंट्स की अगर विल पावर स्ट्रांग नहीं है तो बच्चों की भी स्ट्रांग नहीं होगी। अगर पेरेंट्स बहुत स्टबर्न है, स्ट्रांग है और उनकी विल पावर खतरनाक है, जिस पर ध्यान लेते हैं वही करते हैं वो, तो बच्चे भी वैसे निकलते हैं। डू यू थिंक इसमें कोई ट्रूथ है? इसमें तब तक ट्रूथ है जब तक कि आप अपने जेनेटिक एक्सप्रेशन को नहीं समझते और एपिजेनेटिक्स को नहीं समझते। इस मोमेंट तक बिल्कुल, जिसने अभी तक ये पॉडकास्ट अब तक नहीं सुना या जीन्स के बारे में नहीं पढ़ा, उसके लिए सच हो सकता है। लेकिन एपिजेनेटिक्स ये कहती है कि वो मात्र एक मॉडलिंग थी। जब आप पेरेंट्स को देखते हैं तो पहला बिहेवियर हम पेरेंट्स से या टीचर से सीखते हैं, रिश्तेदारों से, रिलेटिव से सीखते हैं। मान लेते मेरे फादर लेट आ रहे हैं तो मेरी मदर ने क्या बिहेवियर किया है, वो गुस्सा कैसे करती है या वो समझती कैसे है, वो समझाती कैसे, तो वो मैं मॉडल करूंगा। इसे हम मॉडलिंग कहते हैं, अनकॉन्शियस मॉडलिंग। तो जब हमारे पेरेंट्स जो भी करते हैं हम उनको अनकॉन्शियस मॉडलिंग कर लेते हैं, निश्चित रूप से वो हमारे जेनेटिक एक्सप्रेशन बन जाते हैं। पर ये बदलने लायक हैं और ये बदलने योग्य हैं और इनको बदला जा सकता है, यानी कि यू कैन चेंज। NLP में एक खास बात यह है कि वहाँ पर एक प्री सपोजिशन है, यू हैव ऑल द रिसोर्सेज। आपके पास ये रिसोर्स है कि आप इस थिंकिंग को, इस पैटर्न को तोड़ सकते हैं। और पैटर्न ब्रेकिंग हमारी पहली टेक्निक होती है कि अगर आपके पास कोई ओवर थिंकिंग का पैटर्न चल रहा है, बार बार आप फेल हो रहे हैं, या हमारे जो बिजनेस पर्सन्स हैं, पैसा कमाते हैं, उनको एक सिसिफस कॉम्प्लेक्स होता है कि आप ऊंचाई पर जाते हैं और जैसे ही आप ऊंचाई की आनंद को लेना शुरू करते हैं, आप ऐसे गलती करते हैं कि आप जीरो हो जाते हैं, फिर आप शुरू करते हैं। एंड ये कॉम्प्लेक्स, ये बीमारी की तरह रह जाता है। याद रखिएगा, ये भी आपने कहीं से मॉडल किया है। इन सभी मॉडलिंग को आप डी मॉडल कर सकते हो। ऑफ कोर्स 1% जेनेटिक मैं मानता हूं कि आपके बाल कैसे होंगे, ठीक है ना, आपकी चमड़ी कैसी होगी, ठीक है ना, लेकिन आपकी बीमारी जेनेटिक नहीं है। अगर है तो उनकी परसेंट, अब उनकी जो परसेंटेज है वो 1% से भी कम है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप कभी भी एपिजेनेटिक्स पढ़ लें, ये अवेलेबल है और सिंपल भाषा में है। तो आप बोल रहे हो सब ये सब चेंज हुआ जा सकता है? एग्जैक्टली। सिंपल सी बात यह है कि पहले आपका आउटकम क्या है और उसे पूरा करने के लिए आपके पास वाई कितनी स्ट्रांग है, कारण क्या है आपका। एंड क्या जिन लोगों के पास वाई नहीं है स्ट्रांग, उन लोगों के पास वाई बनाया जा सकता है? वाई बिल्कुल बनाया जा सकता है सर, कि मैं ये काम क्यों करना चाहता हूँ। यस सर। मेरा ये गोल क्यों है, मुझे पैसे क्यों कमाने, मुझे ठीक क्यों होना है, मुझे अच्छा क्यों दिखना है, मुझे बॉडी क्यों बनानी है। ये क्यों, ये कुछ लोग बोलते हैं बस क्योंकि दुनिया कमाती है पैसे कमाने, ये बढ़िया गाड़ी चाहिए इसलिए गाड़ी चाहिए। पर मैं जितने मेरे दोस्तों से मिलता हूँ, या कुछ लोग हैं जो अभी अटके हुए हैं कहीं पे, स्टक फील कर रहे हैं, वो ये बात करते हैं कि उनका वो स्ट्रांग वाई ही नहीं है। मतलब उनकी लाइफ में उनको ऐसा लगता है कुछ ऐसा हुआ ही नहीं जिसकी वजह से उनको दुनिया चेंज करनी है। उनको तो बस है कि यार आज मैं मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ हूँ, अब बढ़िया पैसे कमाने हैं यार, ताकि मैं बढ़िया कार में रहूँ, बढ़िया घर में रहूँ और अच्छी लाइफ जीऊँ। इसके अलावा कुछ वाई नहीं होता। डू यू थिंक ये स्ट्रांग इनफ वाई होता है? नहीं, बिल्कुल इससे ये में तो कोई वाई नहीं है सर। ये तो कार तो आ गई, कार को आने के बाद जो एकदम से आपको 3 महीने मजा आएगा, उसके बाद तो कपड़ा भी नहीं लगाते। एग्जैक्टली। तो मैक्सिमम लोग तो इसी की तरफ भागते हैं। आपने भी सुना होगा, आपके लिए लोग जो आपके पास आते होंगे वो ऐसी बातें करते होंगे, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, नौकरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, बिजनेस चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए। क्यों चाहिए पता नहीं, बस चाहिए क्योंकि सबको लेना है। हाँ, तो ये तो मात्र एक सनक है, ये तो विम्स की बात है। लेकिन अगर आप वाई की बात करें तो ओके, गुड क्वेश्चन, सॉरी। विम्स और वाई में क्या डिफरेंस?
देखिए सिंपल सी बात है, विम वो है, एक सनक वो है कि जिसको मैंने किया थोड़ी देर के लिए और फिर मुझे उसको छोड़ना भी है। ठीक है ना, कर लिया, ठीक है। मैं शुरू में होता ना कि लाइफ ऑफ अटैचमेंट में हम जीते हैं। जब तक मुझे बाइक नहीं मिलेगी मैं लड़ूंगा पापा से, पापा मुझे बाइक दो, बाइक दिलवाओ, दिलवा दी। अब 3 महीने बाद वो कहाँ खड़ी है उसके ऊपर आपका ध्यान भी नहीं जाएगा। हाँ। कपड़ा भी नहीं लगाएंगे। सो ये लाइफ ऑफ अटैचमेंट है। ये आपकी विम्स थी जो एक मोमेंट में आई थी और वो चली गई है। एक है आपका वाई बेसिकली अगर ये नहीं है तो आप कोई भी लॉन्ग लास्टिंग चेंज नहीं करेंगे और लंबे समय के घोड़े नहीं बनेंगे। और वाई याद रखिएगा कभी भी माइंड से नहीं आता सर, हार्ट से आता है। अगर कोई चीज़ हार्ट पर टच हो गई तो आप उस वाई को जरूर पूरा करेंगे। तो अगर कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है एंड उसे अपना वाई जानना हो तो अभी वो खुद से क्या सवाल पूछेगा जिससे उसको एक बेटर वाई मिलेगा? क्योंकि जैसे ही वो फर्स्ट टाइम ये सोचेगा कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए, सबसे पहले यंग लोगों के दिमाग में बस ये आएगा, प्रमोशन, गाड़ी, घर, मम्मी पापा को थोड़ा बढ़िया ट्रैवल करा दूं मैं। बस ये 3-4 चीज़ें आती जो एकदम बेसिक होती है। और अगर कोई अपना घर छोड़ के आया है जो मिडिल क्लास फैमिली से आया, उसको ये लगता है कि यार मेरे परिवार वालों ने मुझ पर बहुत भरोसा किया है तो मुझे मेरे परिवार वालों को आगे लेके जाना है और उनको इतने पैसे देने हैं कि ताकि वो ज़िंदगी में कभी पैसे के लिए दूसरों के सामने हाथ ना फैलाए। ये स्ट्रॉन्ग हुआ है क्या? बट इसके पहले जो दूसरी 2-4 चीज़ें एकदम दिमाग में आती है तो वो ऐसे क्या क्वेश्चन पूछें जिससे ये सरफेस लेवल वाई से वो एक लेवल ऊपर चले जाए? सिंपल सी बात है, 4 क्वेश्चन है सर, 2 वाई के हैं और 2 वाई नोट के हैं। ओके हाँ, ये 4 क्वेश्चन ही हमारे माइंड को डायरेक्शन देते हैं और यही मिस डायरेक्शन भी देते हैं। पहला सवाल है कि जो भी मेरे गोल्स हैं लाइफ में, 2025 के या नए साल के हम गोल बना रहे हैं, या मेरा गोल है कि मैं अपने आप को पूरी तरह से हील कर लूँ, पैसा कमा लूँ, रिश्तों को बढ़िया कर लूँ, फैमिली को बढ़िया लेवल पर ले जाऊँ। पहला सवाल है इफ़ आई अचीव दिस गोल, अगर मैं इस लक्ष्य को पूरा कर रहा हूँ तो मेरे आने वाले गेन्स यानी कि प्लेजर्स क्या होंगे। और उन प्लेजर्स में सिर्फ गाड़ी बंगला तो लिख लो, लेकिन इसके परे इमोशन पर आओ। हाउ माई मदर विल से इन माई ईयर्स यू आर द हीरो ऑफ माई लाइफ बेटा। क्या ये शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं? याद रखिएगा, अब ये गाड़ी भी कमा लेंगे और उन वर्ड्स के लिए आप हमेशा ज़िंदगी में तैयार रहेंगे। दूसरा सवाल होगा, और इसमें आप और देखें कि आपके लिए और क्या वैल्यूएबल चीज़ें हैं। देयर माइट भी कि आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो, वो इंसान इम्प्रेस होकर आपको क्या कह रहा है, आई लव यू, यू आर माई हीरो, जो भी कहना है। कौन सा टच महसूस करना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, आप इसमें खोइए। आपका सबकॉन्शियस माइंड इमीडिएटली उस वाई को ढूंढेगा। दूसरा है कि अगर ये पूरा नहीं हुआ तो व्हाट पेन्स आई मे फेस, कौन से पेन्स, और इन्हें अगले 20 सालों में लाइए, 30 सालों में लाइए। अगर मेरे पास आज पैसा नहीं है तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जब पैसा नहीं होता कि वो किस तरह से अपनी लाइफ को चलाते हैं। क्या ये पेन मेरे सामने नहीं आ सकते? याद रखिएगा, ये पेन ही हमें एक नई डायरेक्शन और नई मीनिंग देते हैं कि आपको अब कहाँ पर एक्सेलरेशन देना और कहाँ ब्रेक लगाना लाइफ में। लेकिन इन 2 सवालों से बात नहीं बनेगी। गड़बड़ ये हो जाती है कि 2 सवाल इसके जस्ट अपोजिट हैं। अगर मेरा गोल पूरा हो जाए तो मुझे क्या पेन्स आएंगे। कई बार हम बड़े पैसे को इसलिए नहीं कमा पाते क्योंकि हम ये मानते हैं कि बड़ा पैसा कमाकर नई रेस्पॉन्सिबिलिटी ना आ जाए, नए डर ना पैदा हो जाएं। इसीलिए कई बार आप देखेंगे कि लोग इसलिए सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि उन्हें सक्सेस का डर लगता है। रियली कई बार लोग इसलिए ठीक नहीं होना चाहते कि उन्हें बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। कई बार लोग इसलिए डिप्रेशन से बाहर नहीं आते क्योंकि डिलाइटफुल रहकर उन्हें बहुत सारी चीज़ों को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी। और हमारे अंदर हमेशा एक आदमी छुपा रहता है जो हमें कहता है स्टेटस को में रहो, यहाँ पर आनंद मिल रहा है ना। कई बार आप देखेंगे कि कोई क्यों अपनी मिजरी में रहना चाहेगा। एग्जैक्टली, बिकॉज मिजरी बिकम्स आवर पोजेशन। ये ह्यूमन नेचर में आप पढ़ेंगे। कोई आदमी जो एडिक्ट हो चुका है शराब का, उसके पास सारी रिसोर्सेज हैं कि वो छोड़ दे, लेकिन वो छोड़ने में पेन देख रहा है और ना छोड़ने में प्लेजर देख रहा है। तो आप बता रहे थे कि गट पहला इंसान लाइफ में पहली चीज़ जिसकी वजह से लोगों को बीमारियां होती है, या वो अचीवर नहीं बन पाते हैं, या वर्ल्ड में सक्सेसफुल नहीं बन पाते, या हेल्दी लाइफ नहीं जी पाते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है माइंड, ब्रेन। सेकेंड रीज़न है गट, और वहाँ पे मैंने कहा था हम गट पे आएंगे, राइट। तो गट का क्या कनेक्शन है? आई नो देयर इज़ अ गट ब्रेन कनेक्शन, और मेरी स्टडी जितना मैंने पढ़ा है गट ब्रेन कनेक्शन के बारे में, बस मैंने ENS के बारे में सुना है कि ENS एक सेकेंड ब्रेन जैसा होता है कि आपके कुछ न्यूरॉन्स हैं जो गट से और
आपके गट से रिलेटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, और वो न्यूरॉन्स सारे मिल के एक डिसीजन देते हैं जो आपको गट को एक फीलिंग दे देते हैं, एंड दैट गट एक्चुअली मेक्स यू डिसाइड कि ओ मे बी स्ट्रेस हो रहा है, मे बी अनकंफर्टेबल लग रहा है, मे बी ये सही है, मे बी एक वो इंट्यूशन देते हैं. तो ENS को यूजुअली सेकंड ब्रेन बोला जाता है, तभी बोलते हैं गट फीलिंग पे जाओ, गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है. यस. क्योंकि जब माइंड ऑक्यूपाइड होता है ना 50,000 चीज़ों से, यस, तब गट फीलिंग आपको एक ढंग का आंसर देती है. यस. एंड वो यूजुअली सही होती है बिकॉज दोज आर द न्यूरॉन्स वर्किंग फॉर यू एंड देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट, राइट? दैट्स द ओनली थिंग आई नो. यस. बट आप बताओ एक मुझे डिटेल में कि क्या होता है गट से जिसकी वजह से लोग बीमार रहते हैं या कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं. एंड मुझे ये एंट्रिक नर्वस सिस्टम के अलावा चीज़ बताना. हाँ, ENS के अलावा. बिल्कुल बता दूंगा. बेसिकली गट जो है सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड पार्ट है मेडिकल साइंस में. मेडिकल साइंस हैज़ नेग्लेक्टेड दिस पार्ट, और उन्होंने सिर्फ ये माना कि ये एक फूड पाइप है जहाँ से खाना पचता है. एंड फिर धीरे धीरे पता चल रहा है, और ये सिर्फ 20 सालों की रिसर्च है, अगर माइंड और गट की बात करना शुरू करें, और गट के ऊपर अब बहुत सारी रिसर्च की अब चीज़ें आ चुकी हैं मार्केट में. गट ब्रेन कनेक्शन. हाँ, पहले तो गट को समझ लेते हैं. गट हमारे मुंह से शुरू होता है और एलिमिनेशन पार्ट तक जाता है. हाँ. और यहाँ पर आपके पास दो बड़े पार्ट हैं. एक है गट कनेक्टोम, यानी कि गट की मसल्स, जिसमें गट के सेंसर्स हैं जो आपके हर एक फूड को सेंस करते हैं कि आपने क्या खाया है. कई बार आप डाइटिशियन की बताई हुई डाइट खाते हैं और ज़रूरी नहीं कि वो आपका पेट उसे, यानी कि गट के सेंसर उसको लाइक कर रहे हों. पहली चीज़, आपके गट की जो लाइनिंग है जिसको आप आंतें कहते हैं, वहाँ पर आपका इम्यून सिस्टम है जो इसलिए देखता रहता है कि कोई खाने के साथ बैड बैक्टीरिया आपके ब्लड में ना जाए, तो बड़ा काम उसका है. और तीसरा है वहाँ पर एंट्रिक नर्वस सिस्टम, यानी कि वो न्यूरॉन्स जो आपकी आंतों को मूव करते हैं. वो दो तरह का मूवमेंट है, एक खाने के बाद और एक खाली पेट, जिसको हम डिवाइन मूवमेंट कहते हैं. अगर ये लोग सीख जाएं तो वो गट को ठीक कर लें. अब यहाँ पर गड़बड़ ये होती है कि जो भी आपके पास उस समय खाना गया है, वो डायरेक्टली आपके गट के अंदर क्या रिएक्शन चल रही है, वो गट आपके वेगस नर्व के द्वारा आपके ब्रेन को बता देगा. तो द वर्ड इज वेगस नर्व. ये वेगस नर्व एक तरह से पाइप है दोनों के बीच में, या पोस्टमैन है. वेगस नर्व की खास बात ये होती है कि इसके 20% सेल ऐसे हैं जो माइंड की बातें आपके ऑर्गन्स को बताती हैं. उसमें से एक ऑर्गन, हम गट की बात कर रहे हैं, अभी किडनी की बात नहीं कर रहे हैं. और 80% ऐसे न्यूरॉन्स हैं, ऐसी ब्रेन सेल्स हैं या ऐसे मैसेंजर्स हैं जो आपके गट की बात माइंड को बताएंगे. और ये नॉन स्टॉप कम्युनिकेशन चल रहा है. यहाँ पर जैसे ही आपके गट के अंदर मान लेते हैं कोई भी चीज़ गलत पहुँच गई खाने के रूप में, आपने जंक फूड खाया, आपके टेस्ट के लिए तो वो बढ़िया था, आपकी टेस्ट को तो पकड़ लिया खाना बनाने वाली कंपनी ने, जिसको हम ब्लिस पॉइंट कहते हैं कि आप उसी की बार बार लाइक करेंगे. ठीक है ना. लेकिन जरूरी नहीं कि आपके गट सेंसर उसे लाइक कर रहे हो. आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा, नहीं बन रहा, ज़्यादा बन रहा, कम बन रहा, और ये जितने भी गट की जो सेंसेशन है वो अपने आप रिजल्ट कोई इंडिपेंडेंट परिणाम या डिसीजन नहीं लेता. वो एक सेंसेशन भेज देता है वेगस नर्व से कि मेरे पास ये कुछ गलत खाना आया है. ओके. अब ये ब्रेन उसको रीड करता है और यहाँ से दोबारा मैसेज भेजता है कि तुम ये डिसीजन ले लो, या तो इसको रोको या इसको फेंको. तो या तो कॉन्स्टिपेशन होगा या डायरिया होगा. वो ये भी ले सकता है कि यार मुझे लग रहा है कि इसमें इतना कार्ब है, इतना इसमें प्रोटीन है, इसमें इतने स्पाइसेस हैं, और तुम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ज़्यादा निकालो क्योंकि ये तो पच ही नहीं रहा है. तो आप जलेगा, अब आपका पेट, एसिडिटी के शिकार होंगे, नींद नहीं आएगी. और जैसे ही आपका गट कोई भी इस समय रिएक्शन कर रहा है, इसे हम गट रिएक्शन कहते हैं. सो गट रिएक्शन इज नॉट इंडिपेंडेंट. इट इज द डिसीजन ऑफ योर गट सेंडिंग द मैसेज टू ब्रेन एंड ब्रेन गिविंग द इंस्ट्रक्शन कि भाई तुम जो भी करना इसका करो. तो कई बार वो वोमिट करवा देगा, कभी वो एसिड ज़्यादा निकाल देगा. प्रॉब्लम जो आती है वो सिर्फ 5 प्रॉब्लम है जो हमें अपने गट को खराब करे बैठे हैं. बेसिकली हमें यही बताया जाता है कि कब्ज है और ये 4-5 बीमारी. सर ये बीमारी नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन. ये लक्षण है, ये तो सिम्टम है. बीमारी यह है कि पहली बीमारी है कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब आप खाना खाया आपने और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम निकला, जैसे ही वो कम निकलेगा और आपने उसमें जितनी भी प्रोटीन खाई है, वो अनडाइजेस्टेड प्रोटीन पेट में जो ग्राइंडिंग हुई है, वो जो पेस्ट बना है, वो आपकी छोटी आंत में जाकर एक बीमारी को क्रिएट करेगा. इसका नाम है सीफो. 99% हिंदुस्तानियों को हो चुकी है. स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल इन्फेक्शन, ओवरग्रोथ.
SIFO, SIFO, Okay. स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल ओवरग्रोथ। ये वो बीमारी है जब लेडीज में बाल गिरने और पतले होने शुरू हो जाते हैं। ऑटो इम्यून नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपके बालों पर असर आना शुरू हो जाएगा, रेक्टल इचिंग होनी शुरू हो जाएगी। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम गलत खाना खाते हैं। क्योंकि आपने प्रोटीन ज़्यादा खा ली है और आपने अपने माइंड को ट्रेन नहीं किया कि उसके अनुसार वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को निकाले। या फिर आप खाना खाते हुए आप वॉच कर रहे हैं टीवी या फिर मोबाइल, या फिर आप डिस्कशन कर रहे हैं बेकार का, या फिर आपने ड्रिंक कर लिया उसके साथ, या कोला पी लिया, या फिर आपने उसके साथ स्मोक कर लिया, या फिर आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में हैं। माइंड को यही नहीं रीड करने का मौका मिल रहा है आपके मुंह में कि उसमें कितना कार्ब है, कितना प्रोटीन है। याद रखिएगा, जैसे ही आप मुंह में चबाना शुरू करते हैं, योर ब्रेन स्टार्ट्स रीडिंग इट, एंड वो एकदम से तैयार करता है कि इतना आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालना, आपके पंप कितना, बाइल जूस का कितना पंप मारना है आपकी छोटी आंतों में। इट्स ए वंडरफुल सिस्टम। बट हम इतने माइंड से बिजी हो गए कि हमने माइंडफुल ईटिंग ही नहीं करी है, और हम अपने या तो एसिड को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, दोनों ही प्रॉब्लम है। आपके गट के अंदर 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया होने चाहिए। एक किताब के अनुसार जिसका नाम है सुपर गट, हमारे पास 10,000 तरह की स्पेसीज होनी चाहिए, लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम्स की। वो घटकर 1600 रह गई हैं। 1600 प्रजातियां कुल हमारे पास। तो ये इतनी सारी कम क्यों हो गई? इसलिए कम होगी कि आपके पिछले 70 सालों में आपने GMOs को खाना शुरू कर दिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कॉल्ड वीट। आपका वीट 1500 बार बदल चुका है। आप जिस दूध को पी रहे हैं वो आपके लिए नहीं बना। आप जिस शुगर को खा रहे हैं वो पहले नहीं थी। आप जिस तनाव में रह रहे हैं वो नहीं थे। आप जिस साबुन को लगा रहे हैं वो अलाउड नहीं थी। इस समय मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस तारीख को मैं 1 साल और 9 दिन मुझे हो गए, मैंने सोप का यूज़ नहीं किया। तो फिर 1 साल 9 महीने से मुझे कोई वायरल नहीं आया, जबकि 3 महीने बाद आता। तो फिर क्या यूज़ करते हो? मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी। ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं साबुन लगाने का कुछ साल पहले। मैंने, अगर आप अपनी स्किन के बैक्टीरिया की बात करें तो जो गट बैक्टीरिया हैं वही आपकी स्किन पर भी हैं। टोटल प्रजातियां 35,000 हैं आपकी स्किन के ऊपर और आपके गट के अंदर। बड़ी हाइजीनिक नहीं होगा ना, बिकॉज आप स्वेट में रहते हो, आप दिन भर घूमते हो, तो आपको क्लीन करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना। बिल्कुल। बॉडी वॉश या सोप। आपको किस चीज़ को क्लीन करना है? पहले तो डस्ट को, बैक्टीरियाज को, डस्ट को, स्वेट को। आपको पता है कि आपके पास जितने भी गुड बैक्टीरिया वो आपकी स्किन पर रहते हैं। 98% गुड बैक्टीरिया आपकी स्किन पर रहते हैं। आपके ऊपर जो भी बैक्टीरियल अटैक आता है, वायरल अटैक आता है, वो सबसे पहले स्किन से आता है, फिर आपके मुंह में जाता है, और मुंह में भी हमारे बैक्टीरिया उसको मारते हैं। उसके बाद जो बैड बैक्टीरिया बच जाते हैं वो हमारे गट में जाते हैं, फिर हमारे सिस्टम में जाकर हमें बीमार पड़ाते हैं। याद रखिएगा, जो सबसे बड़ा जो आपका जर्म्स होते हैं, जर्म्स को तो किल करने के लिए आप करते हो ना, इसी के लिए आप बॉडी सोप लगाओगे, आपके पास बॉडी वॉश करोगे। आपको एक वर्ड दे रहा हूं मैं आज, उसे अभी गूगल कर लीजिएगा, आप सारे कॉन्सेप्ट को बदल देंगे। उसका नाम है हाइजीन हाइपोथेसिस। 1984 की रिसर्च है ये। आज हमारे बच्चों में ऑटो इम्यून या एलर्जी इसलिए हो रही है कि हमने इतना हाइजीनिक कर दिया है अपनी फ्लोर्स को और अपने चारों तरफ के माहौल को, कि हमारी इम्यूनिटी पूरी तरह से अनभिज्ञ हो चुकी है, इग्नोरेंट हो चुकी है कि वो किस बैक्टीरिया को मारे और किसके लिए वो ट्रेंड हो। बट क्योंकि सर इसीलिए तो नहीं हुआ ये कि 1984 के पहले इन्वायरमेंट भी अलग था, इतने ज़्यादा पोल्यूशन नहीं था, इतना ज़्यादा जर्म्स नहीं थे, इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, इतनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ नहीं थी, इतनी ज़्यादा इनऑर्गेनिक चीज़ें नहीं थी। उन सब की वजह से आज हमें ये सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है। समझने की कोशिश करिएगा, जिस साबुन से आप इस जर्म को मार रहे हैं, एक भी जर्म उस साबुन से नहीं मरता है। जब ये कहा जाता है कि 98% ये जर्म्स को मार रही है, वो 98 फ्रेंडली जर्म्स हैं जो आपकी बॉडी पर रहने चाहिए, और जो 2% आपके गलत खराब वाले, जिनको आप कह सकते हैं कि निगेटिव बैक्टीरिया हैं, वो उनसे नहीं मरते। वो तो सही बताऊं, वो तो आपके एंटीबायोटिक से नहीं मरते हैं, जिनको आप खूब खाते हैं 5 दिन 7 दिन, वो गुड बैक्टीरिया को मार कर चला जाता है एंटीबायोटिक। पता नहीं, मैं नहीं मानता ये। आप आई डोंट नो, मैं नहीं मानता। ऐसे एक काम करते हैं, मैं आपको हाइजीन हाइपोथेसिस को पढ़िएगा, हाँ। और वहाँ पर इन केमिकल्स को अगर आप रोकना शुरू कर दें तो आप अपने लीवर को बचा सकते हैं। अगर इफ़ यू वांट टू हील योर लीवर, अगर आप अल्कोहल भी नहीं लेते और अगर आप ये कहते हैं कि माई लीवर इज़ नॉट ओके, तो यू मस्ट जस्ट स्टॉप 2-3 थिंग्स, दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द केमिकल ऑन योर स्किन, एंड सडनली यू विल फाइंड कि आपका लीवर बिल्कुल ठीक हो रहा है। और आप अपने केमिकल्स को रोक कर बहुत सारी चीज़ें जिनके साथ आप ठीक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मुझसे पूछेंगे आप क्या करते हैं, मैं अपनी स्किन को बहुत बढ़िया तरीके से
हील कर सकता हूँ, करना जानता हूँ डेली। तो फिर आप कहेंगे कि क्या लगाते हैं? हाँ, मेरे पास, मैंने जब स्टडी किया तो मैंने पाया कि हमारे पास 70 से ज़्यादा जो मिनरल्स हैं वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में पाए जाते हैं, उसका नाम है सी सॉल्ट। मैं 1 चम्मच सी सॉल्ट अपने मग में डालता हूँ और एक टॉवल लेता हूँ और नहाने से पहले मैं अच्छी तरह से अपनी बॉडी को रगड़ता हूँ उस सी सॉल्ट के पानी से। 5 मिनट के बाद मैं बढ़िया शावर लेता हूँ, बढ़िया मालिश करता हूँ, ठीक है ना, और उसके बाद एक टॉवल, बढ़िया तरीके से टॉवल का यूज़ करता हूँ। बट सी सॉल्ट मतलब कुछ तो सब्सटेंस लगाते ही हो ना? हाँ, लेकिन उसमें कोई केमिकल नहीं है। हाँ, केमिकल नॉन केमिकल इज अनदर कॉन्वर्जेशन। मैं पूछना चाह रहा था कि कुछ तो लगाते होगे ना? बस यही है मेरा। इफ नॉट सोप देन सी सॉल्ट। मैं उसमें मान सकता हूँ कि किसी लोगों को सी सॉल्ट पे भरोसा होगा, किसी को नेचुरल चीज़ों पे भरोसा होगा, किसी को आयुर्वेदिक चीज़ों पे भरोसा होगा, किसी को केमिकल के साथ जो बने हुए फेस बॉडी वॉशेस होते हैं या सोप्स होते हैं उन पे भरोसा होगा। बट कुछ तो लगाना ही पड़ता होगा ना? बस मैं तो इतना ही लगाता हूं। बिना लगाए तो मतलब मैं नहीं मान रहा था कि बिना लगाए। रियल है ये, मैं कोई यहाँ पर अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। हाँ। जब मुझे पता चला है कि अगर मुझे अपने गट को हील करना है तो मुझे अपने लीवर को भी हील करना होगा। और लीवर को हील करने में सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो तब आता है जो जितने भी हम केमिकल्स लगाते हैं वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाते हैं। कई बार हम केमिकल्स को मुंह से खाते हैं तो यहाँ पर सलाइवा है, फिर हमारा एसिड भी है, फिर हमारी गट लाइनिंग भी है, ठीक है ना, तो तब वो ब्लड में जाता है। लेकिन अगर हम कोई भी केमिकल अपनी बॉडी पर लगा रहे हैं तो डायरेक्टली वो पोर्टल वेन के द्वारा हमारी लीवर को ओवरलोड कर रहा है और हमारा लीवर कई बार उतने ओवरलोडिंग के लिए नहीं बना है। बट ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, मैंने लाइफ में कभी नहीं सुना। द बुक इज रिसेट फैक्टर रिटन बाय डॉक्टर मिंटी पल्स। डाउट नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं पहली बार सुना। दुनिया में इतना नॉलेज और इतनी तरह का नॉलेज है और इतनी सारी अच्छी चीज़ें जिसका शायद 0.1% भी हम नहीं जानते बिल्कुल। तो वो मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, पर मैं बोल रहा हूँ मैंने आज तक कभी नहीं सुना। दिस इज़ न्यू फॉर मी। और फर्स्ट टाइम जब आप ऐसी बातें सुनते हो तो आपके लिए बिलीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एग्जैक्टली। तो इसीलिए थोड़ा सा एट दिस पॉइंट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी। बट मैं चाहूँगा कि मैं इसके बारे में और पढ़ूँ और ताकि मेरे व्यूअर्स के लिए भी और आपके सामने भी फिर वापस जब बात करूँ तो मैं आपको बताऊँ सर वो सच था या गलत था या मैंने ये ढूंढा। तो आज मुझे नहीं पता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे गट के अंदर जो हमारी पूरी बॉडी की जीन्स को मॉड्यूलेट कर रहा है ना सर, वो आपके गट बैक्टीरिया है। इवन आपकी जीन, अगर कोई पर्टिकुलर जीन है जो टर्न ऑन हो जाए और आपके अंदर पॉजिटिव केमिकल निकले तो उस जीन को भी टर्न ऑन करने के लिए आपके गट बैक्टीरिया की जो जीन है, यानी कि जिस गट बैक्टीरिया की अभी हमने बात भी नहीं करी, ये गट बैक्टीरिया अगर आपके पास पॉजिटिव वाले कम है और इनकी 80-20 रिलेशनशिप है। ओके। अगर गट बैक्टीरिया जो पॉजिटिव है इनकी पॉपुलेशन कम हो जाए और बैड की बढ़ जाए तो इसे हम डिसबायोसिस कहते हैं। सिम्बायोसिस का उल्टा हो गया डिसबायोसिस। और ऐसे में जो बैड बैक्टीरिया वो गुड बैक्टीरिया को हराकर बड़ी आंत से ट्रेवल करते हुए 3 मंजिला इमारत जितना, यानी कि 30 फीट आंतों को पार करते हुए आपकी छोटी आंत में आते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन विच वी आर हैविंग इन इंडिया। इट इज कॉल्ड सीबो। सीबो का मतलब है स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। और यहाँ से सबसे बड़ा खतरा आता है सर, जिसे हम सब इंडियंस को जानना चाहिए, और वो है कि इनकी स्किन जो होती है इन बैक्टीरिया की, उसमें एक विष होता है, उसे हम एंडोटॉक्सिन कहते हैं। पूरी फॉर्म उसकी साइंटिफिक है LPS, लाइपोपॉलीसेकेराइड। अगर ये LPS एक बार आपके ब्लड में चले गए, अगर ये ब्रेन में चले गए तो ये आपको न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज कर देंगे, अल्जाइमर, पार्किंसन, डिमेंशिया। अगर ये आपके लीवर पर चले गए तो लीवर सिरोसिस कर देंगे। अगर ये आपके ब्लड में रहेंगे तो ये आपकी इम्यूनिटी को बर्बाद कर देंगे, इम्यूनिटी इनको मार नहीं पाएगी। अगर ये आपकी आंखों में चले गए तो और आपको कैटरेक्ट जैसी बीमारी कर देंगे, जिसको सही कैसे करें हम। और अगर ये आपकी फैट सेल में चले गए तो इन्हें लड़ने के लिए इम्यूनिटी आपकी फैट सेल में भरने लगेगी और आपका वेट बढ़ने लगेगा और आप ये कहो मैं फैट नहीं खाता हूँ फिर भी मोटा हूँ। तो इसको सही कैसे कर सकते हैं? हमारे गट को हम सही कैसे कर सकते हैं ताकि हमें अल्जाइमर्स ना हो, पार्किंसंस ना हो, ये स्किन खराब नहीं हो, लिवर सोराइसिस ना हो, हमारे जो मूड्स हैं वो भी थॉट्स हैं, सब चीज़ें एंड टू एंड इस पर डिपेंडेंट है। मेरा गट खराब है इसकी वजह से मुझे स्ट्रेस होता है, मेरा गट खराब है इसकी वजह से मुझे मैं भूलने की बीमारी होती है, मेरा गट खराब होता है इसकी वजह से मैं ढंग से सो नहीं पाता हूँ, मेरा गट खराब होता है मैं ढंग से काम नहीं कर पाता हूँ, गट खराब होता है तो मैं लाइफ में आगे कुछ सक्सेसफुल अचीव नहीं कर पाता हूँ, एंड गट खराब होता है तो मैं नेगेटिव थॉट्स होते हैं। ये सारी बात तो हमने स्टैब्लिश कर दी। हाँ, अब मैं करूं क्या जिससे मेरा गट सही हो जाए? यस, वेरी ट्रू। आप 3 4 5 काम कर लें सर। पहला काम ये करें कि आप माइंड से वो 4 चीज़ें जो मैंने
आपको बताई है रिलीज करें कि भाई आप अपने माइंड से पुरानी मेमोरीज को रिलीज कर दें, आप अपनी एंग्जाइटी को हटा लें, आप अपने आउटकम को बढ़िया बना लें, तो आपका माइंड यहाँ से खूबसूरत बढ़िया से मैसेज लेगा और भेजेगा। दूसरा काम आप रेगुलरली जरूर करें, वो है कि आप अपनी स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, हमारी कई बार छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस आ जाती है, यानी कि हमारी स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी इतनी कम हो गई है 21वीं सेंचुरी में कि हम रिएक्टिव हो गए। जरा सी किसी ने कार टच करी नहीं, पीछे से हम दरवाजा खोलकर बिल्कुल एक्सप्रेस हाईवे पर लड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। छोटी सी किसी ने बात करी नहीं मैसेज पर कि हमें पूरी रात नींद नहीं आती, किसी ने हमें कोई शब्द नहीं बोला कि वो ट्रिगर हो जाता है। तो अब हमारी बॉडी रिएक्टिव जोन में आ गई है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी कि आप कुछ चीज़ों को, जब तक आपके सामने खतरा ना हो, आप बिना मतलब रिएक्टिव जोन में ना जाएं, अपनी ग्लैंड से बेकार के हार्मोन ना निकालें। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप सिंपली एक काम करें जिसको हम पावर नैप कहते हैं या योग निद्रा कहते हैं, दिन में एक बार जरूरी करना है। इससे हमारा अल्ट्रेडियन रिदम, हमारी बॉडी हर 90 मिनट के बाद में स्ट्रेस अलर्ट और रेस्ट के जोन में जाती है, हर 90 मिनट के बाद। कई बार आपने देखा होगा आप गाड़ी चला रहे हैं और आप 20 किलोमीटर बाद जाने के बाद अपनी टीम से पूछ रहे यार वो रेस्टोरेंट कहाँ है, वो कहते वो तो पीछे गया। यू आर नॉट स्लीपिंग बट एट दैट टाइम योर बॉडी वॉज रिचार्जिंग एंड दो यू आर डूइंग एवरीथिंग कॉन्शियसली, आप सब कुछ कॉन्शियसली कर रहे थे, पर आप एक ऐसे मोमेंट में थे कि जब आपकी बॉडी पूरी तरह से एक अलग ट्रांस में थी। ये ऐसा होता है। तो पहला काम है कि दिन में 24 घंटे में एक बार आप पावर नैप जरूर लेना सीख लें या योग निद्रा सीख लें। कितनी देर 15 मिनट काफ़ी हैं। 15 मिनट में आपको करीब 5-6 घंटे 8 घंटे तक कोई स्ट्रेस नहीं रहेगी। अगर आपको कोई भी बेकार, तो आपका जो स्ट्रेस कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, यानी कि बहुत देर तक आपकी ग्लैंड्स बेकार के हार्मोन को नहीं निकालेगी। ये है पहला काम। दूसरा काम है कि आप कुछ जो आपको फूड यहाँ पर हैबिट को बदल दीजिएगा, और वो मैं सारी बताने को तैयार हूँ। पहला काम आप करेंगे कि आप गट को अगर बचाना चाहते हैं और उसकी रिएक्शन माइंड को ना भेजें, तो पहला काम करें कि आप रिफाइंड वेज ऑयल उसे छोड़ दें। बेसिकली उसमें कुछ भी वेजिटेरियन नहीं है, उसमें 2 बार तो पेट्रोल मिलाया जाता है, 1 बार डिओ मिलाया जाता है, और 1 बार ऐसा केमिकल मिलाया जाता है जो उसके स्मोक पॉइंट, उसकी नेचर को ही बदल देता है। तो वेजिटेबल्स ऑयल जो होते हैं वो नहीं खाएं। मैं बताता हूँ, जब वेजिटेबल से ऑयल निकाला जाता है तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसमें पहली बार हेक्सेन मिलाया जाता है, जो एक केमिकल है, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। उसके बाद उसकी प्रॉब्लम ये आती है, मैं गांव का रहने वाला हूँ, दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि उसमें हमेशा जैसे उसकी आप खुशबू लेंगे तो आंखों में पानी आ जाएगा, छींकें आने लगेंगी, यू विल नॉट लाइक इट, जिसको हम कहते हैं आंखें जलने लगेंगी। तो उसमें एकदम से डिओड्रेंट मिलाया जाता है। तीसरा काम यह है कि इसका स्मोक पॉइंट कम होता है, यानी कि अभी ये पूरियाँ तलने के लिए आपने उसे कढ़ाई में डाला और अभी 50 डिग्री भी टेम्परेचर हुआ नहीं था कि इसमें स्मोक आ गया और पूरे घर में भर गया, तो लोग कहेंगे यार क्या 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 है ये, सब परेशान होंगे। तो कंपनी क्या करती है, इसका स्मोक पॉइंट बढ़ाती है कि ये अगर 200-300 डिग्री तक भी उबलता रहे, इसमें कभी स्मोक नहीं आएगा एंड ऐसा लगेगा कि ये। तो याद रखिएगा, उस स्मोक पॉइंट को बढ़ाने का मतलब है कि उसकी नेचर को सब कंप्लीटली आपने बदल दिया है। पर ये सारी कंपनी ऐसे ही निकालती हैं? वो मैं नहीं कहूँगा कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, लेकिन अगर आप अपने गट को बचाना चाहते हैं तो आप एक बार वर्जिन ऑयल पर आ जाइए, चाहे मस्टर्ड हो चाहे ऑलिव ऑयल है। बट ऑलिव ऑयल को फिर गर्म नहीं करा जा सकता ना? तो आप मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, मेरे घर में वही होता है। तो पहली चीज़ है कि आप ये जो रिफाइंड ऑयल है इसकी क्वांटिटी कम कर दें और कोशिश करें कि इसे, अगर मजबूरी है कि आपको बाहर का खाना है तो उसे कर्टेल करने की कोशिश करें। ठीक है, दैट इज़ वन। और सेकंड थिंग इज शुगर, रिफाइंड शुगर। ये तो इसके बारे में तो सभी बोल चुके हैं। शुगर बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा नुकसान करती है जिसका कहीं नहीं बताया जाता। क्या? वो सब लोग डायबिटीज़ की बात करते हैं। शुगर हमारे अंदर, जो हमारी सेल के अंदर जो प्रोटीन होती है, जो वो बना रही होती है, कोई भी प्रोटीन बना रही है, बालों की प्रोटीन, बालों की बालों की जो सेल है, बालों की प्रोटीन बना रही है जिसको हम बायोटीन कहते हैं। स्किन की सेल, स्किन का जो कोलाजन बना रही है, वो जो प्रोटीन, हमारी बॉडी बेसिकली प्रोटीन मेकिंग मशीन है। लेकिन जब हम शुगर लेते हैं तो ये शुगर जो है उस प्रोटीन के साथ मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाता है जिसका नाम है ग्लूकोज प्रोटीन मॉलिक्यूल। इसका नाम है AGE, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। यह एक तरह का गार्बेज है हमारी बॉडी में जो हमें बूढ़ा करता है। तो जब भी आप इस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट को बना रहे हैं, जो मैं अब तक बना रहा था, ठीक है ना, वो मैंने अब रोक दिया है। ये परमानेंट आपका नुकसान करके चला जाता है। तो ग्लूकोज की शुगर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है।
तीसरी चीज़ है सर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। क्यों नहीं पीना चाहिए मिल्क? क्यों नहीं पीना चाहिए? अगर आप इसको साइंटिफिकली देखें तो मैं सारे साइंस के फैक्ट आपके सामने रख दूंगा और रिपोर्ट के साथ दूंगा, डाटा के साथ दूंगा, हर चीज़ के साथ दे देता हूँ। 1994 में जब मैं अपनी बीमारियों से बाहर निकल चुका था और अपनी वर्कशॉप कर चुका था, तो तब कुछ चीज़ मेरे पास अभी भी बाकी थी, वो थी साइनसाइटिस। यानी कि मेरे माथे में बहुत दर्द होता था ठंडी हवा लगते ही, ठीक है ना, या किसी एसी में चले गए, किसी ट्रेन में बैठे तो जिसने खिड़की खोली तो इतनी देर में काम हो जाता था। देन आई स्टार्टेड कि मैं इसमें क्या गड़बड़ हो रही है, और तब मुझे दूध के बारे में पता चला। मैं गांव का रहने वाला हूं और मैंने जितना दूध पिया है मैं कह सकता हूं कि बहुत कम बच्चों को मिलता होगा, बिकॉज मैं सबसे छोटा था तो प्यार का हमें बहुत मिलता था, तो मदर के हाथ का दूध हमें खूब पीने को मिलता था। दूध को जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो पहली चीज़ ये पढ़ी कि दूध हमें क्यों नहीं पीना चाहिए। उन्होंने बताया कि जब आपका जन्म होता है एक आदमी का तो उसका वेट होता है 5-6 पाउंड, और जो बच्चा होता है भैंस का या गाय का उसका 80 पाउंड या 60 से 70 पाउंड होता है। वो 2 साल में माँ या बाप बनने के लिए तैयार है, हमें 21 साल लगते हैं माँ बनने में या बाप बनने में। उसकी उम्र 8 साल से 10 साल है, हमारी 80 साल से 100 साल है। ये जो हार्मोन उसको दिए जा रहे हैं 2 साल में माँ बनने के, वो हार्मोन हमें नहीं चाहिए। उसके पास ऐसे बहुत सारे 60 से ज़्यादा हार्मोन हैं जो ह्यूमन सेल्स के लिए बने ही नहीं, और वो हार्मोन हमेशा एक इन्फॉर्मेशन को लेकर हमारी सेल पर जाते हैं और वो अपनी इन्फॉर्मेशन को छोड़ देते हैं। दूसरी बात, फिर मैंने पढ़ा है कि दूध हम इसलिए पीते हैं क्योंकि इसमें एक प्रोटीन होती है, उसका नाम है कैसीन। और फिर हमने पढ़ा, मैंने डिफरेंट बुक्स में पढ़ा और अभी भी पढ़ रहा हूँ, और पाया कि कैसीन को हमारा लीवर जो है, एक बुक ने लिखा है कि सिर्फ 14% ही डाइजेस्ट करता है, 86% आपके ब्लड में रहती है, लेकिन 50 तो सभी ने लिख रही है। सब ये लिखते हैं कि 50% से ज़्यादा कैसीन अनमेटाबोलाइज्ड रहकर हमारे ब्लड में ट्रेवल करता है, और वो एक फॉरेन मेटेरियल की तरह हमारी इम्यूनिटी को बर्बाद करता है। और जो सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी जो एलर्जिक रिएक्शन हमें दे रही है वो दूध की वजह से दे रही है। तीसरी चीज़, डॉक्टर एल्विस नाम के एक डॉक्टर ने अमेरिका में 25,000 लोगों को दिन में 3 से 5 गिलास दूध को पिलाया है 3 साल तक, ये चेक करने के लिए कि इसका क्या फ़ायदा है। और उन 25,000 लोगों की रिपोर्ट जो है वो अवेलेबल है। द नेम ऑफ द बुक इज़ अनलिमिटेड पावर एंड चैप्टर इज़ एनर्जी एंड द सब टाइटल इज़ कि हमारा मिल्क का क्या नुकसान है। और उन्होंने पाया कि इन 25,000 लोगों को 2 चीज़ों की बड़ी प्रॉब्लम थी। एक, इनको बहुत ज़्यादा एलर्जी थी, और दूसरी, इनके पास कैल्शियम की कमी थी, जबकि हम दूध को कैल्शियम के लिए पीते हैं। हाँ। लेकिन आप जानते हैं कि जितने भी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, यानी कि हड्डियों का कमज़ोर होना, उसमें दूध का सबसे बड़ा रीज़न है। और इसको साइंस समझने के लिए बहुत छोटी सी साइंस है। बट ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से ही तो दूध पीते हैं ताकि वो नहीं हो। लेकिन इस चीज़ को अभी समझे नहीं आप। लो मैं समझा देता हूँ। जब भी आप दूध पीते हैं, आपका दूध जैसे आपके गट में जाता है, पेट में जाता है, और गट में इसका माहौल बनता है, तो आपको एकदम से एक माहौल बनता है, उसे हम एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। और हमारी बॉडी का जो पीएच वैल्यू है वो 7.4 है, यानी कि हम एल्कलाइन रहना चाहते हैं। 7.4 से अगर बॉडी नीचे आती है तो हमारे पीएच नीचे आता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया जन्म ले लेते हैं। जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमें होते हैं वो एसिडिक मीडियम में होते हैं। एसिडिक मीडियम में ही हमारा ब्लड थिक होता है। अगर हमारा एसिडिक मीडियम घटकर 2 या 1.5 तक आ जाए तो हमारी मौत हो जाती है। ये इतना खतरनाक है। तो हमारी बॉडी हमेशा हेल्दी रहने के लिए अल्कलाइन मीडियम को बनाए रखना चाहती है। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एसिड रिफ्लेक्स बनता है तो बॉडी एकदम से स्ट्रगल करती है कि मुझे ये अल्कलाइन करना है, क्योंकि एसिडिक बन गई है बॉडी और मुझे 7.4 पर ले जाना है। तो ऐसे में आपकी बॉडी आपके ब्लड से बायोकार्बोनेट्स को यूज करती है, जो थोड़ी सी मात्रा में होता है, और वो इमीडिएटली आपकी पीएच वैल्यू को बचा लेती है। लेकिन अब ब्लड को या बॉडी को इस कमी को पूरा करने के लिए कहाँ से वो लेगी? वो आपकी हड्डियों से और आपकी दांतों से सोडियम कार्बोनेट और सोडियम फॉस्फेट लेती है। याद रखिएगा, दूध पीने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा आपके दांत खोखले मिलेंगे। इसीलिए ये फैक्ट बनता जा रहा है कि बड़े बड़े एथलीट दूध को छोड़ते जा रहे हैं।
पर मैंने इसकी कॉन्ट्ररी में ये भी पढ़ा है कि कुछ लोगों का खान पान और जिस तरीके की आदतें होती हैं, जैसे दूध पीना, बचपन से जो पिले हैं, उनके कल्चर की वजह से, उनकी हिस्ट्री की वजह से, उनके एंसेस्टर्स की वजह से उनका एक तरीका बन चुका है और उनकी बॉडी को सूट करता है और उनके लिए अच्छा भी होता है। हाँ बिल्कुल, अगर आप इसमें अगर आपको सूट कर रहा है और आप इतनी मेहनत करते हैं कि आप उसको पचा लें और उसके हार्मोन्स की आपको कोई चिंता नहीं है कि भाई समय से पहले आपकी ग्रोथ ओवर ग्रोथ हो रही है किसी पार्ट की या आपकी लाइफ की, तो इससे कोई नुकसान नहीं है, उनको कर लें। लेकिन अगर आप एलर्जिक हैं, अगर आपको ऑटो इम्यून हो रही है, अगर आपको कोई भी ऐसा सिचुएशन आ रही है कि आपको माइग्रेन हो रहा है, आपको ऑटो इम्यून या एलर्जीज आ रही हैं, आपकी बार बार इम्यूनिटी बर्बाद होती जा रही है और आप बार बार वायरल या फिर बैक्टीरियाज को पकड़ रहे हैं, तो एक बार कोशिश करके देखें, सिर्फ 90 दिन के लिए आप दूध को छोड़कर देखें। और दूध को छोड़ने के बाद जो उसमें किताब में लिखा था वो मेरे साथ हुआ है। उन्होंने कहा जब आप दूध को छोड़ेंगे तो बस एक ही प्रॉब्लम आपको आएगी कि आपको हैंकी रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा लगेगा कि आपके लंग्स से कुछ ब्लैकिश मटेरियल निकल रहा है। एंड आई फाउंड कि मैं पढ़ा रहा हूँ एंड सडनली ऐसा लगा कुछ और, मैंने हैंकी निकाला एंड देखा कि एक पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि एक मटेरियल निकल रहा है, आई मीन आधा इंच बाई आधा इंच का ब्लैकिश पार्ट, यानी कि आपके लंग्स मानो ओवर थ्रो कर रहे हैं। रियल है। एंड क्यों होता है ये? आई मीन योर बॉडी इज, याद रखिएगा आपकी बॉडी जैसे ही आप उसको बिना मतलब की चीज़ें नहीं देंगी तो आपकी बॉडी के अंदर एक खास बात होती है, उसे हम होम्योस्टेटिस कहते हैं। आपने पूछा था ना कि बाल क्यों आ गए, याद रखिएगा आपकी बॉडी के पास एक कला है, एक आर्ट है, उसे हम होम्योस्टेटिस कहते हैं। होम्योस्टेटिस का मतलब है कि द मोमेंट यू स्टॉप एब्यूजिंग योर बॉडी, आप अपनी बॉडी को जैसे एब्यूज करना बंद कर देते हैं, या तो विचारों से या खाने से या केमिकल से, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली हेल्दी होना सीख लेती है। आपकी बॉडी बीमार पड़ना नहीं जानती, आपकी सेल बीमार पड़ना नहीं जानती। बेसिकली आपके सोच आपकी ग्लैंड से नेगेटिव हार्मोन निकालकर आपकी सेल को बर्बाद करते हैं। आपकी सेल तो जिंदा रहना चाहती है, वो तो अपने टाइम पर मरेगी और नई सेल को जन्म देकर आगे बढ़ जाएगी, वो अपना प्रोटीन बनाती रहेगी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई आपकी बालों की प्रोटीन, जड़ों को पता था कि वहाँ पर बायोटिन बनानी, और आप खूब प्रोटीन खा रहे हैं और बाल जो गिर रहे हैं आपके जिम में जाने के बाद, फिर आपकी ये प्रोटीन कहाँ जा रही है? हमारे यहाँ पर जब मैं बच्चा था, हमारे यहाँ पर गेहूँ करीब 1.5 मीटर लंबा हुआ करता था। गेहूँ का पौधा 1.5 मीटर लंबा होता था, आज वो 45 सेंटीमीटर का है। डू यू नो व्हाट हैपन्स? उसमें बहुत कीड़ा लगता था, उसमें बहुत वायरस लगता था, इसलिए कई बार किसान बहुत नुकसान होता था। फिर हमने एक ऐसी प्रजाति तैयार की जिसमें अब कीड़ा नहीं लगता है, ना वायरस लगता है। पता नहीं क्यों, पता है क्यों नहीं लगता? उस पर वायरस जैसे ही जाता है, वो बीटी टॉक्सिन उस वायरस का पेट फाड़ देता है। इसीलिए व्हीट हैज बिकम, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आज ही की बता रहा हूं, टॉपिक भी बता दूंगा, किताब का नाम भी बता दूंगा, डॉक्टर का नाम भी बता दूंगा। व्हीट हैज बिकम व्हाट? व्हीट हैज बिकम द पॉइजनस मटेरियल फॉर आवर गट बैक्टीरिया। हमारे गट बैक्टीरिया की पॉपुलेशन के लिए शुगर, दूध और व्हीट इज द मोस्ट कल्प्रिट थिंग्स। जो उसका कैसीन है और उसमें जो बीटी टॉक्सिन है, वो हमारे बैक्टीरियाज के लिए उसी तरह से उनके पेट को फाड़ रहा है। सो ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, शुगर एंड व्हीट। हाँ, एक चीज और बस, वाइट सॉल्ट। इसमें क्या दिक्कत है? वाइट सॉल्ट तो मैंने कभी नहीं सुना दिक्कत है। ज़्यादा ले लो तो दिक्कत होती है, बट कम में क्या है? सिंपल सी बात यह है कि आपको इस यहाँ से सिर्फ NaCl मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड मिल रहा है, लेकिन जिस सोल्ट से ये रिफाइंड होकर आप तक आया है वह सी सोल्ट है। क्या आप जानते हैं सी सोल्ट में 70 से ज़्यादा वो मिनरल्स है जो आपकी हड्डियों को चाहिए। हमें कई बार ये पढ़ाया जाता है दूध पी लो हड्डियाँ मजबूत होंगी, उतने कैल्शियम की कई बार आपको जरूरत नहीं है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लिखे जाते हैं जब हार्ट अटैक पड़ता है। डॉक्टर सबसे पहले कैल्शियम को बंद करता है कि कहाँ कहाँ इसके चैनल्स हैं कैल्शियम के, वो ब्लॉक हो जाएं क्योंकि ये हार्ट अटैक कोज कर रहा है। याद रखिएगा, जितने भी आपके पास खूबसूरत मिनरल्स हैं और वो कम से कम पैसे में अगर अवेलेबल है तो सी सॉल्ट में है। आपको बोरोन भी चाहिए, आपको मैग्नीशियम भी चाहिए, आपको मैग्नीज भी चाहिए, आपको आयोडीन भी चाहिए, और ये इस तरह के अगर आप 70 से ज़्यादा केमिकल चाहते हो तो वो आपके सी सॉल्ट में है। तो वाइट सॉल्ट बंद क्यों करना है? लेकिन दिक्कत क्या है? अगर सी जब इसको रिफाइंड किया गया, आपने बोला सी सॉल्ट बेटर है, वो अग्री कर लिया, चलो ठीक बात है, लेकिन जब इसको रिफाइंड किया गया है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं चाहिए थी। जब रिफाइन किया जाएगा तो याद रखिएगा, सी सॉल्ट को भी तो रिफाइन करके भेजेंगे, नहीं भेजेंगे? नहीं, रिफाइंड नहीं, वो तो डली में मिलता है,
ये आप उसको घर पे ही पीसना पड़ता है। और उसकी खास बात ये होती है, बट ज़्यादा लोग लेने लग जाएंगे तो वो भी रिफाइंड करके मिलेगा। रिफाइंड ना ले तो अच्छा है, वो रिफाइंड है भी नहीं, फिर रिफाइंड होगा ही तो ये रिफाइंड है। हाँ। उसका रिफाइंड पार्ट ही है। लेकिन उसकी एक खास बात बताऊं मैं आपको, बहुत क्या? इंपॉर्टेंट। क्या? मैंने एक किताब पढ़ी है और उस किताब के डॉक्टर का नाम है लियोनार्ड कोल्डवेल। ओके। ही इज़ द डॉक्टर जिसने बहुत सारे कैंसर पेशेंट को, हजारों में, करीब 30,000 प्लस कैंसर पेशेंट को ठीक करने का क्लेम है इसका, और ये माइंड पर ही काम करता है। और इन्होंने एक चीज़ बताई है कि अगर आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना चाहते हैं तो पानी में डुबोने से हाइड्रेशन नहीं होगा, सिस्टम को डुबो कर नहीं बात बनेगी। आपको एक एक सेल को हाइड्रेट करना होगा और वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचानी होगी। और उन्होंने कहा है कि इस काम को करने के लिए आपको एक छोटा सा, बगैर पैसे के आप कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि 3 लीटर पानी लीजिए और उसमें 1/4 स्पून सी सॉल्ट डाल दीजिएगा। सी सॉल्ट की क्वालिटी ये होती है कि वो आपको ये मिनरल तो दे ही रहा है जो आपकी पूरी बॉडी को चाहिए, पर वो एक काम और भी करता है कि आपके वाटर को एक एक सेल तक ले जाकर उसे रिटेन करता है, ताकि सेल उसमें से ऑक्सीजन ले लें। और शायद उसने कहा कि ये मेरी थेरेपी में भी काम आता है। उस थेरेपी का ही एक पार्ट था। इंटरेस्टिंग। वाह। कौन से ऐसे फूड्स हैं जो सुपर फूड्स हैं, वो खाने चाहिए, जो हम खाएंगे तो हमारी बॉडी अच्छी रहेगी, हमारा गट अच्छा रहेगा? हाँ, सही बात तो ये है कि हमें सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए, जिसका मैं हमेशा दीवाना हूँ। और दूसरा, हमें प्रोबायोटिक्स लेने चाहिए, यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन को बढ़ाएं, हमारे बैक्टीरिया को नए डेवलप करें। तो क्या होते हैं प्रोबायोटिक्स? कांजी, अगर आप मैं एक बुक को पढ़ रहा था, उसका नाम है गट माइक्रोबियोम, रिटन बाय अ चाइनीज एक्सपर्ट। उन्होंने कहा कि इंडियंस आर फॉर्चुनेट टू हैव कांजी इन देयर हाउस, और आज हम कांजी भूल गए हैं। आई टेक इट एवरी डे। आधा लीटर कांजी में मुझे पीना ही पीना होता है, कुछ और मिले ना मिले। हर रोज़ मुझे अपने गट बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को तैयार करना होता है। कांजी आप डिफरेंट तरीके से बनाना सीख सकते हैं, यूट्यूब पर बहुत लोगों ने डाल रखा है। मेरी भी एक वीडियो है कि कांजी कैसे आप इस डिवाइन पदार्थ को पिएं। दूसरा है प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक का मतलब है वो फाइबर जो हमारे पेट में नहीं पचते, जो हमारे छोटी आंत में भी उनमें से कुछ नहीं निकाला जाता, और वो बड़े आंत में जाकर उन बैक्टीरिया के काम आते हैं जो अंधेरे में पड़े हुए हैं हमारे लिए। वो गट बैक्टीरिया इस फाइबर से आपको बी कॉम्प्लेक्सेस देते हैं, B12 देते हैं। हमें ये भी पढ़ाया जाता है कि B12 सिर्फ मीट खाने से मिलेगा। याद रखिएगा, B12 आपके फाइबर जो क्रूड डाइटरी फाइबर है, उससे वो आपके बैक्टीरिया निकालते हैं, उससे सीरोटोनिन बनाते हैं, उससे ही वो आपके वाइटमिन्स को बनाते हैं। तो प्रीबायोटिक किस में होता है? बी वाइटमिन किस में होता है? प्रीबायोटिक किस में? प्रीबायोटिक किस में होता है? जितने भी आपके छिलके हैं, जितने भी आपका चोकर है खाने का, जैसे अगर आप ग्राम का चोकर, चने का चोकर जो है बहुत ही बढ़िया है। अगर आप प्रीबायोटिक को बाहर से खरीदना चाहते हैं तो बबूल की छाल का आता है, गम का, अकेसिया पाउडर कहा जाता है। इट इज़ द मैजिकल प्रोडक्ट। 1 चम्मच खा लीजिएगा एंड सडनली यू विल फाइंड कि आपका पेट बिल्कुल ठीक रहने लगेगा, क्योंकि आपके बैक्टीरिया जैसे उस फाइबर, हम फाइबर नहीं लेते हैं। 0 फाइबर है आपके जंक फूड में, 0 फाइबर है आपके मिल्क में, 0 फाइबर है आपके इवन गेहूं में भी। अब वो तो कंप्लीटली GMO बन चुका है, ठीक है ना। एक एप्पल खाते हैं तो आपको 2 ग्राम से ज़्यादा फाइबर नहीं मिल पाता है। तो सबसे बढ़िया है आप फ्लेक्स सीड खाइए, चिया सीड खाइए, अकेसिया पाउडर लीजिएगा। उससे भी बढ़िया है कि अगर आप अमरूद खाते हैं तो चबाइए उन बीजों को, अगर आप अनार खाते हैं तो इन बीजों को चबाना ही आपकी कला है। एंड इट बिकम्स योर फाइबर। एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, कि आपके सारी की सारी जो ग्लैंड्स हैं पेट की, दे विल गेट वाव, एंड आपका मूड बहुत अच्छा होगा, डिसीजन बहुत अच्छे लेंगे आप। तो प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक आपको डेली लेना ही है। अगर आप मेल हैं तो 28 से 35 ग्राम आपको लेना चाहिए, और वीमेन है तो उससे 3-4 ग्राम कम कर लीजिएगा, 25 से 28 ग्राम कर लीजिएगा। मोरिंगा के ऊपर आपकी क्या राय है? मोरिंगा मैं बहुत यूज़ किया है मैंने, और मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं हमेशा। इवन मेरे मूड को उसने स्टेबलाइज, एक तरह से कह सकें, स्टेबल किया है। और इसके अलावा भी बहुत सारे उसमें न्यूट्रिएंट है। लेकिन जहाँ तक इस तरह के सुपर फूड की बात है तो उसमें चिया सीड भी ऊपर आता है, फ्लैक्स सीड ऊपर आता है, आपका गार्लिक उसमें बहुत ऊपर आता है। एंड गार्लिक इज़ प्रीबायोटिक। इवन अगर किसी रिलीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऑनियन हमारे लिए बहुत बढ़िया प्रीबायोटिक है, जो हमारे गट बैक्टीरिया के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सुपर फूड की बात हम करते हैं तो अगर हम अफोर्ड कर पाते हैं तो ब्लूबेरी है, थोड़ा सा वो महंगी पड़ती है और अवेलेबिलिटी भी उसकी रेस्ट्रिक्टेड है। या फिर अगर हम जितने भी फ्रूट्स हैं और जितने भी कलरफुल हमारे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं
दे आर गिफ्ट फॉर अस। जितने भी हमारे लीफी ग्रीन्स हैं और अगर वो कलर्ड हैं तो बहुत ही अच्छे हैं, बिकॉज दे प्रोवाइड अस एंटीऑक्सीडेंट्स। ये सारे लॉन्जेविटी एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन सब बोल रहे हैं कि कलर्ड फूड्स अच्छे हैं। कलर्ड फूड मत बोलो सर, इतना लोग कलर डालने लग जाएंगे। अब इंजेक्शन में ग्रोथ के साथ साथ कलर भी डालने लग जाएंगे। ये बात सही है, ये बात सही है कि हरी फ्रूट को जानबूझ के ज्यादा कलरफुल दिखाएंगे, लोग बोलेंगे फिर यही उठाओ। अफोर्डेबल सुपर फूड है एक शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो। आई रियली लाइक दैट। हाँ, वी मस्ट टेक टेस्ट में बहुत मजा आता है। आई रियली लाइक इट। तो हमने ब्रेन की बात करी, गट की बात करी, अब हम बात करते हैं लोग चेंज कैसे होते हैं, लोगों को कैसे आप वायर कर सकते हो, कंडीशन कर सकते हो टू बिकम बेटर। उस पर भी आपने थोड़ी बहुत बात करी, राइट। उसमें मेरा एक क्वेश्चन है, क्या बिना बोले किसी को सामने आप देख के बैठ के कुछ बॉडी लैंग्वेज से या किसी की इंटेंसिटी समझ के क्या चेंज किया जा सकता है, कुछ चेंजेस लाए जा सकते हैं? जैसे टेलीपैथी का एक कॉन्सेप्ट होता है कि मेरे थॉट्स मैं आपके थॉट्स दे दूं, मैं बिना बोले आपको समझा दूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये रियल है? टेलीपैथी इज रियल। कई बार आप जब लोगों को, किसी आदमी को याद करते हैं, सोचते हैं कि चलो उसको फ़ोन कर लेते हैं, अचानक आपने देखा होगा कि उसका मैसेज आया हुआ होता है या फिर वो उस समय कॉल कर रहा होता है। कई बार ऐसा होता है। अगर ये एक आदमी के साथ होता तो हम इसको कोइंसिडेंस कहते हैं, लेकिन ये नॉर्मल है। टेलीपैथी तो हमारे लिए बहुत ही, आई मीन यूँ समझिए कि अगर आपने अपने माइंड को अब्यूज़ नहीं किया तो टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, प्रीकॉग्निशन, इन 3 वर्ड को आपको जानना होगा। टेलीपैथी का मतलब है जब हम माइंड टू माइंड बगैर मुंह खोले संवाद करते हैं। ये बड़ा कॉमन है और इसके तरीके भी मैं बताता हूँ लोगों को। नंबर 2 है टेलीकिनेसिस, जब आप वस्तुओं के साथ अपना संवाद करते हैं, क्योंकि हम डीप लेवल पर, मैटर्स के बाद मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के बाद एटम है और एटम के बाद एनर्जी है, तो हम सब लोग या सब चीज़ें एक लेवल पर हम सेम एनर्जी को आप कह सकते हैं कि शेयर करते हैं। अगर आप द फील्ड नाम की किताब लिखें, उसमें पहला कॉन्सेप्ट ये है द जीरो फील्ड, यानी कि क्वांटम फिजिक्स में ये बताया गया है कि डीपर लेवल पर या लास्ट लेवल पर हम सब एक ही हैं, जब तक कि मैं उसको अपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस से ख़राब नहीं करता उसकी वेव को। ठीक है ना, एक वेव के साथ अगर मैं ओवरलैप करूंगा तो मैं वही रिजल्ट पाऊंगा, लेकिन मेरी वेव ऐसे है और उसकी किसी और तरह से है। ये टेलीकिनेसिस है। तीसरी चीज़ है प्रीकॉग्निशन। यह भी एक तरह की टेलीपैथी है। जब आप अपने फ्यूचर को कई बार देख लेते हैं, ऐसा होगा, ये होने जा रहा है, यानी कि आपको ऐसा लगता है और आप फिर आपके कई बार आपको खबर भी मिलती है और आप कहते हैं देखो मैंने बताया था ना, तो कई बार लोग आपसे कहते हैं यार तुम मत बोला करो, ये तुम जो बोलते हो वही होता है। नहीं, ये प्रीकॉग्निशन है। ठीक है ना। इसे हम ट्रांसडक्शन क्वालिटी भी कहते हैं, जो एक वर्ड है जिसको जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं एनएलपी और न्यूरोप्लास्टिसिटी से, मैं क्वांटम फिजिक्स के इस कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई तक बहुत पहले समझ चुका था और इसको मैं बहुत गहराई तक समझाता हूँ लोगों को। और एक है ईएसपी, रात जग। कई बार ऐसा होता है कि आपकी अचानक फीलिंग बदल रही है, आप सुबह उठे और अचानक आपको लग रहा है कि फीलिंग इज़ नॉट गुड, और लेकिन आप किसी को शेयर नहीं करते हैं। सडनली कोई कहता है कि यार ये गलत खबर आई है, एंड आप कहते हैं यार मुझे चल रहा था पहले। या कई बार एक अच्छी फीलिंग आती है कि कुछ स्पेशल होने जा रहा है। इन्हें ही हम सिंक्रोनाइजेशन, इनको ही हम सिंक्रोनिसिटी कहते हैं, द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। और अद्वैत सिद्धांत अगर आप जानते हैं, तो चूंकि टेलीपैथी की बात करी है, तो अद्वैत सिद्धांत जिसको आप यूरोपियन वर्ल्ड में मोनिस्टिक थ्योरी कहा जाता है, उसमें, और उन्होंने लिखा है, अगर आप एक बुक को पढ़ते हैं साइंस ऑफ गेटिंग रिच, उन्होंने कहा है कि ये मोनिस्टिक थ्योरी जो हम 200 सालों से बेच रहे हैं या बना रहे हैं, जिससे एक किताब भी बड़ी पॉपुलर इंडिया में हुई है, उन्होंने कहा है कि ये 3000 पुरानी जो भारतीय दर्शन है वहाँ से लिया गया है अद्वैत सिद्धांत के। ऑल इन वन एंड वन इन ऑल, हर एक चीज़ के अंदर एक चीज़ निहित है। वन एनर्जी इज पेनिट्रेटिंग एंड परमीटिंग एवरीथिंग, और सब चीज़ें एक ही जगह पर आकर बाद में मिल जाएंगी, जिसको मिट्टी में मिलना कहते हैं, उसे हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहते हैं, उसे मैं मिरेकल सबस्टांस कहता हूँ। और उसमें इवन आप क्वांटम साइंस के द्वारा अपनी कॉन्शियसनेस से उसके साथ कभी भी जुड़ सकते हैं। उसी में से टेलीपैथी एक है। बट क्या ये किसी को सिखाया जा सकता है? जी, कि ये स्किल है, जैसे मैं सीख लूँ और फिर मैं चाहता हूँ कि आप ये बात करो या इस बारे में थोड़ा सोचो, तो क्या मैं कर सकता हूँ ऐसा? इसकी टेक्निक मैंने सीखी हुई है। वो आप कितनी इंटेंसिटी से करते हैं, इसके पीछे 2 चीज़ें हैं। जब भी आप टेलीपैथी करते हैं उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक है इंटेंशन और एक है इंटेंसिटी। आप किस इंटेंशन को देना चाहते हैं, उसमें आप कोई मैनिपुलेशन तो नहीं है,
क्या ये मैसेज उसके काम भी आएगा या सिर्फ आप ही के लिए है? आप किसी पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, फाइनेंशियल पार्टनर को, तो सिर्फ उसको आप यूज़ करने के लिए मांग रहे हैं, या आप भी उसको साथ शेयर करना चाहते हैं उन चीज़ों को? ठीक है ना। पहली चीज़ है इंटेंशन क्या है। दूसरी बात है इंटेंसिटी, कि उसमें कितनी इंटेंसिटी है आपकी से मांगने में। कहीं डाउट तो नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं आ रहा ये कहाँ काम करती है। अगर एक पैरेलल डाउट आ गया तो वो इस अमृत को विष बना देगा। इंटेंसिटी हमारे माइंड और बॉडी की एक ऐसी कला है जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया की पूरी एनर्जी को कई सौ गुना बढ़ा देती है। एक छोटी सी इवेंट बताता हूँ। कैलिफोर्निया में एक फार्म हाउस में एक आदमी ट्रैक्टर चला रहा है, 2013 की बात शायद है। 2 बेटियां हैं उसकी वहाँ पर, एक हाइना और एक हेली। एक 13 साल की, एक 16 साल की है। और अचानक वो ट्रैक्टर पलट जाता है और आदमी उसके नीचे फंस जाता है, एंड वो अभी मरने ही वाला है कि एक कमाल होता है। वो दोनों बच्चियां दौड़ती हैं और उस ट्रैक्टर को उठा देती हैं, एक 13 साल की और एक 16 साल की, और वो 1340 किलोग्राम का ट्रैक्टर को उठाकर अपने बाप को बचा लेती हैं। इट इज़ कॉल्ड द इंटेंसिटी। कई बार हमारी इंटेंसिटी अपने गोल्स को पूरा करने के लिए वो नहीं आती, इसलिए हम कई बार कहते हैं लक नहीं था। सही बात तो यह है कि लक का रोल है, निश्चित रूप से होगा 1% 2%, लेकिन आपकी इंटेंसिटी कितनी स्ट्रांग है उस काम को करने के लिए। जब भी आप किसी रंजिश में होते हैं किसी के साथ, बदला लेने की भाव, आप पता चल जाता है कि आदमी कोई गेम खेल रहा है, चौकस रहना। एक माँ को पता चल जाता है कि आप उसका बेटा आज हॉस्टल में खुश नहीं है। लवर्स के बीच में बहुत टेलीपैथी होती है। कई बार आप जिस गाने को गाना चाहते हैं अचानक पता चला कि आपकी किचन में से वही गाना चल रहा है। कमाल की बात यह है। और इसको करने के लिए 1-2-3 स्टेप आप करके देखिएगा कभी, लेकिन उसे आजमाने के लिए ही करिएगा एंड देखिएगा कि क्या ये वर्क करता है। आप सिंपली एक अपनी इमेजिनेशन में जाइएगा। इंटेंसिटी को क्रिएट करने के लिए आपको अपनी बॉडी को हिलाना नहीं है। जब भी आपकी बॉडी हिलती है तो समझ लीजिएगा कि इस समय अनवांटेड एंग्जाइटी चल रही है, उसे आपको हैंडल करना है। कुछ सांस लेने के बाद आप सिर्फ उस आदमी के साथ इमेजिन करो जिसके आप कुछ मैसेज देना चाहते हो। वो आदमी को अभी आपने कोई भी वर्बल इंफॉर्मेशन नहीं दी है, और इमेजिन करो कि आप उसके साथ जुड़े हुए हैं एक गोल्डन थ्रेड से। आपके दिल से उसके दिल तक एक गोल्डन थ्रेड जा रहा है, और अब आप कंधों को सीधा करते हुए एक इंटेंशन क्रिएट करिए कि प्लीज कॉल मी टुमारो। इमेजिन करिए कि ये वाइब्रेशन एक हमिंग करते हुए कॉल मी टुमारो उसके ऑरा में एंटर कर रही है। इमेजिन करिए कि उसके ऑरा का एक्सेप्टेंस उन आपके वर्ड्स को मिल रहा है। इमेजिन करिए कि धीरे धीरे उसके मेंटल स्क्रीन पर आपका फोटो आ रहा है। इमेजिन करिए कि वो उसे स्वीकार कर रहा है, क्योंकि आपने सिर्फ कॉल करने की बात करी है। इमेजिन करिए कि वो उसके लिए उसको मानो पता चल रहा है। धीरे से विस्परिंग करिए उसके कान में, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, इट इज ऑन म्यूचुअल बेनिफिट, वी विल शेयर अ वंडरफुल इंफॉर्मेशन। नाउ इमेजिन करिए कि दिस वंडरफुल यूनिवर्स इज प्लेइंग अ पॉजिटिव गेम एंड ही इज डूइंग इट। उसकी कॉल आपको आ रही है एंड यू आर टॉकिंग। क्रिएट द इंटेंसिटी नाउ, यू आर एंजॉइंग दैट कॉल, यू आर एंजॉइंग द रिवार्ड्स, यू आर एंजॉइंग दैट वंडरफुल कम्युनिकेशन दैट यू आर डूइंग। यहां से शुरुआत करिए। इमेजेस को ब्राइट करिए, कलरफुल करिए, साउंड्स को थोड़ा लाउड करिए, और इमेजिन करिए कि वंडरफुल फीलिंग्स इस समय आपके हार्ट, गट और पूरी बॉडी में मानो एक विशेष कलर के साथ तैर रही है। इवन नाउ यू विल फील दैट दैट रिलेशनशिप इज गेटिंग कॉन्सेंट्रेटेड। ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप नहीं हो रही है। इवन यू कैन सी दैट पर्सन इज रेस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली। वो मुस्कान के साथ आपसे यस कर रहा है या कर रही है। डू इट नंबर ऑफ टाइम्स, 3, 4, 5 टाइम्स टिल यू आर थिंकिंग कि हाँ कंप्लीट इंटेंसिफाई हो गया, एंड सी द मैजिक। समटाइम्स यू डू द सेम थिंग विद योर कार। जब आप कार खरीदते हैं, पूजा करते हैं आप उसकी, ये टेलीकिनेसिस है। आप कहते हैं कि कीप माई फैमिली सेफ। जब आप खाना बनाते हैं और भंडारे में खाना रखा जाता है तो कई बार पूजा होती है कि जब तक मेहमान आते रहें ये चलता रहे। कई बार आप कार में पेट्रोल कम होता है और आप एक टेलीकिनेसिस करते हैं, एक बार पेट्रोल तक पहुंच जाएं, पंप तक, एंड यू रीच देयर। द सेम थिंग यू कैन डू विद लॉट ऑफ थिंग्स, इट इज कॉल्ड टेलीकिनेसिस। एंड कितना टाइम लगता है इस प्रोसेस को? क्योंकि मैंने सोच लिया वो इंसान का फ़ोन नहीं आया कल, तो सिंपल सोच यहीं पर गड़बड़ कर दी है। आपको सोचना नहीं है, आपको ये पूरी प्रोसेस को करना है एज इफ यू हैव ऑलरेडी डन इट इन योर वर्ल्ड।
जैसे ही आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, याद रखिएगा टेलीकिनेसिस, अगर आप टेलीपैथी की बात करें, एक पर्टिकुलर, अगर आप मिस्र की बात करें, वहाँ पर किंग एंड द आर्मी कमांडर जो था, उनके बीच में सिर्फ टेलीपैथी ही चलती थी। नहीं आया तो भी करके देखें, जरूरी नहीं कि आप 24/7 हर बार आपको रिजल्ट ही मिलेगा। हो सकता है कि अभी उनका ना आना ही आपके लिए बेहतर है। बट वंस किसी भी चीज़ को अगर आप बाहरी वर्ल्ड में क्रिएट करना चाहते हैं तो उसकी पहले नींव तो अंदर डालनी पड़ेगी। लोग आपके यहाँ सबसे कॉमन मेंटल ब्लॉक्स लेके क्या आते हैं? सबसे कॉमन लोगों की दिक्कतें क्या होती है जो आप ठीक करते हो? सिंपल है, उनका बिलीफ सिस्टम कि मैं इस बीमारी को क्या नहीं मानते हैं। बिलीफ सिस्टम का मतलब है उनके पास अपनी पुराने एक बिलीफ बन जाते हैं कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, मैं इस गोल को पूरा नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात है कि एक कॉन्सेप्ट जो मैंने सबसे पहले दिया था 90s में, वो दिया था सेल्फ इमेज का। हम सब लोग 6 साल की उम्र तक अपनी सेल्फ इमेज को खो देते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि हमें बहुत सारे पनिशमेंट के दौरान हमारी आइडेंटिटी क्रिएट कर दी जाती है। तुमसे 2 4 नहीं आता, यू आर स्टूपिड, यू आर इडियट, तुमने ये काम गलत किया, यू आर इरेस्पॉन्सिबल, तुम बीमार हो गए 4 बार तो यू आर ए पेशेंट, ठीक है ना, आपको 4 बार कोई और बीमारी होगी तो यू आर दिस पेशेंट। तो हमारी अपनी जो सेल्फ इमेज है वो पूरी तरह से गायब हो जाती है। इसीलिए कई बार हम फॉल्स इमेज को जिंदा रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है स्मॉलर द सेल्फ इमेज बिगर द ज्वेलरी। जितनी छोटी सेल्फ इमेज है कई बार उतनी बड़ी ज्वेलरी आती है, यानी कि बड़ी पावर को हम दिखाना चाहते हैं। लुक एट माई गर्लफ्रेंड्स, लुक एट माई बिग कार, लुक एट माई बिग मनी, बिकॉज मेरी जो ऑथेंटिक सेल्फ इमेज है वो कहीं बीच में छूट गई है। तो लोग आते हैं अपनी सेल्फ इमेज को बेहतर करने। अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, बड़ा गोल बनवाना बहुत आसान है, 2 मिनट में कोई भी, मैं कहता हूँ ये गोल सेटिंग कर लो। सवाल ये है कि अगर मेरा वजन ही 50 किलोग्राम है तो मैं 1000 किलो का वेट नहीं उठा सकता, मुझे कितना भी कोई वेट मोटिवेट कर ले। और अगर मुझे मोटिवेट करके उठवा भी दिया तो मेरा स्ट्रक्चर खराब होगा ही होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे 1000 किलो का वेट उठाना है तो मुझे एक ऐसा ट्रेनर चाहिए, एक ऐसा खाना चाहिए, एक ऐसा थॉट चाहिए कि मैं भी पहले 500 किलोग्राम का हो जाऊं। अगर आप बड़ा गोल बनाना चाहते हैं, तो बड़े लोगों से मिलना चाहते हैं, तो आपको अपनी बेहतर सेल्फ इमेज का मालिक बनना होगा और उसे अपने फ्रंटल लोब पर एक्टिवेट करना होगा, इम्प्लांट करना होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जब मैं कहता हूँ कि ये बीमारी जो तुम लेकर आए हो, किसी आदमी ने ये ठीक करी है, बहुत सारे लोगों ने इस बीमारी को ठीक कर लिया है, बहुत सारे लोगों ने इस कार को खरीद लिया है, बहुत सारे लोगों ने इस गोल को पूरा कर लिया है। आपसे भी कमज़ोर लोग थे, उन्होंने लाख 1.25 लाख करोड़ कमा लिए हैं। इस नाक से सांस लो, इससे छोड़ो, ठीक है ना। इसका मतलब है ये है कि जो आप बेसिकली उन बिलीफ्स को नहीं पैदा कर पा रहे, वो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी सेल्फ इमेज इतनी डिस्टोर्टेड हो गई है कि वो छोटे मोटे जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं उन्हें ही पकड़े बैठे हैं। याद रखिएगा, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, कपल्स आते हैं, वो सिर्फ यहीं से तो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं कि ये सर मुझे बीमारी हुई है, क्या यह ठीक हो सकती है। मैं धीरे से एक ही सवाल पूछता हूँ, इवन आपके साथ भी ये सवाल पूछ लेता हूँ। मैं एकदम धीरे से एक सवाल पूछता हूँ कि आपका शरीर, आपका मन, आपका बॉडी बिल्कुल ठीक चल रहा था एक समय तक। आप कहते हैं कि 2 साल पहले मुझे ये बीमारी आई है, तो 2 साल से पहले आप ठीक थे, ये बीमारी नहीं थी, बिल्कुल ठीक था। 2 साल पहले जैसे ही ये बीमारी आई है, उस जगह पर खड़े हो जाओ अपने पास्ट में जाकर और मुझे बताओ कि आपके माइंड और बॉडी ने ये डिसीजन क्यों लिया है। और वहाँ पर वो कहते हैं वी लॉस्ट सम बिलीफ्स, वी लॉस्ट सम रिसोर्सेज। हमने अपने अंदर की कुछ शक्तियों को समय खोया है, चाहे वो मेरी प्लेफुलनेस थी, चाहे मेरा कॉन्फिडेंस था, चाहे मेरा टुगेदरनेस थी किसी के साथ, चाहे मेरा एसोसिएशन था किसी गोल के साथ, चाहे मेरे कुछ ख्याल थे अपने लिए जो किसी ने बर्बाद कर दिए कि तुम कुछ नहीं कर सकती या कुछ नहीं कर सकते। इस समय ये खोया है। अगर तुम्हें ये मिल जाए दोबारा, हाउ विल यू फील। उन्होंने कहा मैं इस रास्ते से बिल्कुल फिर उसी रास्ते पर आ जाऊंगा या आ जाऊंगी। अब सवाल उठता है कि जो खोया है और जो तुमने वहां पाया है, इसमें मैं NLP लगाता हूं। सिंपल सी बात। तो आप बोल रहे हो हाँ कि जो एक बिलियनर बन जाता है इंसान या बहुत बड़ा बन जाता है और जो एक रोड पे गरीब इंसान है, उन दोनों के बीच में सेल्फ इमेज का डिफरेंस है। एग्जैक्टली। और सेल्फ इमेज ही तो तय करेगी कि आपकी वैल्यूज़ क्या होंगी। सेल्फ इमेज तय करेगी कि आपकी पहचान क्या होगी। सेल्फ इमेज तय करेगी कि आपके बिलीफ क्या होंगे। सेल्फ इमेज तय करेगी कि आपके लक्ष्य क्या होंगे। और जिसके पास खाना नहीं है वो तो क्या सोचेगा सेल्फ इमेज के बारे में। जिसको ये नहीं पता कल का रेंट कैसे भरेंगे, वो क्या सेल्फ इमेज सोचेगा। फर्स्ट इज
कि बेसिक्स ऑफ लाइफ मैं कवर कर लूँ, एंड उसके बाद बेसिक करने के बाद बहुत सारी चीज़ें होती होंगी, लक होती होगी, लोग होते होंगे, सही टाइप की अपॉर्चुनिटी स्पॉट करनी होती होगी, सही टाइम पे आप सही जगह पे सही चीज़ के साथ होते होगे, बहुत सारे फैक्टर्स दुनिया में होते हैं, और फिर वो स्ट्रैटेजी को लेके रोज़ आप में इतनी एनर्जी होती होगी कि वो काम आप इतनी मेहनत से कर पाओ, और सालों साल करते जाओ, तब जाके आप एक बड़े मुकाम पे पहुँचोगे ना। सिर्फ कि मैंने मान लिया कि मैं आज बिलियनेयर हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी मैं बन जाऊँगा। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि अगर मतलब मैं अगर रोड पे हूँ, मैं गरीब हूँ, और मैं सोचता हूँ कि यार मेरा बिलीफ है कि दुनिया बहुत ख़राब है, मेरा बिलीफ है कि कुछ नहीं होता, सब अमीर लोग अपने अमीर होते जा रहे हैं, गवर्नमेंट उनका ही साथ देती है, मेरा बिलीफ है कि मुझे कुछ नहीं आता, ना मेरे में स्किल है ना कुछ है, मैं तो गरीब पैदा हुआ था, मैं गरीब ही रह जाऊँगा, ना मैं अच्छा हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे से कुछ काम नहीं हो पाता है, मेरे यही सब बिलीव है, मेरे को 2 वक्त का खाना मिल जाए वही मुश्किल है, मैं क्या दुनिया के आगे की सोचूंगा। अब ये सब मैंने अपने बिलीफ बना लिए। अगर मैं ये तोड़ के मानने लग जाता हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ और इसके ऑपोजिट रख देता हूँ, तो क्या इसका मतलब मैं बड़ा बन जाऊँगा? ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा भी नहीं होता, और लेकिन जो आपने बोला वह भी बिल्कुल, वो भी रियलिटी नहीं है। क्या? सिंपल सी बात है कि अगर आपको बाहरी वर्ल्ड में कुछ करना है तो इंटरनल वर्ल्ड में सबसे पहले आपको अपने बिलीफ्स को तोड़ना ही होगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि दुनिया कातिल है, दुनिया बेकार है, इस वर्ल्ड में कुछ नहीं हो सकता, तो फिर मैं अपने बच्चों की शादी कहाँ करूँगा? इफ़ द वर्ल्ड इज़ क्रूअल, अगर मैं कहता हूँ एवरीथिंग इज़ ओके, तो फिर मैं कार को लॉक क्यों करके आया हूँ? एवरीथिंग इज़ नॉट ओके, दैट इज़ वाई आई एम लॉकिंग माई कार। एग्जैक्टली, राइट। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको शुरुआत भी करनी है, 2 रोटी के परे भी आपको जाना है, तो इंटरनल वर्ल्ड में कुछ ना कुछ तो चेंज करना होगा। आखिर आपकी आंखें उन चीज़ों को कैसे देखेंगी जो इस सर्वाइवल मोड से परे हैं। यानी कि अगर आप सर्वाइवल मोड में हैं तो सर्वाइवल बिलीफ्स को लेकर चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ एक फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, लेकिन एक ऐसी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है जिसके साथ एक वैल्यू सिस्टम भी हो। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक पेशेंट हूँ और मैं डायबिटिक हूँ, तो इस समय मैं पूरी की पूरी आइडेंटिटी को डायबिटिक बना रहा हूँ। पर मैं ये कह रहा हूँ कि आई एम ए हेल्दी पर्सन हैविंग ए चैलेंज ऑफ डायबिटीज़। अब मैंने एक हेल्दी इमेज बना ली है जिसका एक चैलेंज डायबिटीज़ भी, और एक चैलेंज कुछ और भी हो सकता है। इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। तो जब भी आप किसी भी चीज़ को कर रहे हैं, तो मैं फॉल्स आइडेंटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। उस आइडेंटिटी के साथ आपको ये भी तय करना होगा कि आपके बिलीव्स क्या होंगे और आपके एक्शंस क्या होंगे। आपको न्यूरोलॉजिकली अलाइनमेंट करना होगा। अगर उस आदमी का पर्पज ये है कि मैं तो सर्वाइवल में ही रहूँगा, तो सर्वाइवल तो उसको मिलता रहेगा। याद रखिएगा, वॉट एवर यू आस्क इट इज़ गिवन टू यू। सर्वाइवल तो मिलता रहेगा, रोज से मिल भी जाता है, रोजाना उसका हर महीना पूरा भी हो जाता है। लेकिन अगर वो ये सोचे कि इस सर्वाइवल के परे मैं लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट भी करना चाहता हूँ और मैं ग्रोथ भी लेना चाहता हूँ, तो ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन हमारी एक ऐसी स्पिरिचुअल नीड है जिससे हमें सब कुछ मिल जाता है। लेकिन वो इसे गरीब रहकर भी कर सकता है। एंड द मोमेंट ही डज, इमीडिएटली वो एक नए पैराडाइम में आ जाता है, एक नए लेवल पर लाइफ के आ जाता है। लेकिन नए लेवल पर आने के लिए आपको इंटरनल वर्ल्ड को तो बदलना पड़ेगा। ऐसी कोई सीक्रेट NLP टेक्निक है जो इतनी पावरफुल है कि लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं उसको यूज़ करके, और इसलिए आप हेजिटेट करते हो कि मैं सिखाऊंगा नहीं किसी को? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सब कुछ सिखाने को तैयार हूँ, लेकिन अगर वो अपने आप को बदलना चाहते हैं, और वो भी सिर्फ 30 सेकेंड पर डे के हिसाब से दिन में एक बार भी कर लें, तो वो सिंपल ये है कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ, चाहे वो अच्छी हेल्थ है, चाहे वो अच्छी वेल्थ है, चाहे अच्छी रिलेशनशिप है, एक अच्छी बॉडी है, बढ़िया आपकी स्किन है, तो इमेजिन करें कि अदर यू में जाकर एक पिक्चर बनाए कि अदर यू 50-60 फीट की दूरी पर एक अदर यू की पिक्चर है, एंड दैट अदर यू हैज़ लर्नड हाउ टू एन्जॉय एवरीथिंग। अदर यू की बीमारी ठीक हो चुकी है, अदर यू के पास पैसा भी है, अदर यू को लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। उस पिक्चर को बढ़िया कलरफुल बनाकर उसके साथ मर्ज करें और उसके बाद पूरा दिन शुरू करें। तीसरे दिन से आप मैजिक देखेंगे, आपकी टोन बदल जाएगी, आपका चलने का ढंग बदल जाएगा। इंटरनल वर्ल्ड में आप बेकार की बातों में अभी यकीन मज़ा लेते थे, वो अच्छी नहीं लगेंगी आपको, न्यूज़ आइटम अच्छे नहीं लगेंगे। चाइल्डहुड ट्रॉमास का कुछ लेना देना होता है इस बिलीफ सिस्टम पे? बेहद याद रखिएगा, हमारे जो आइडेंटिटी है ना राज, वो 6-8 साल की उम्र तक पूरी तरह से बन चुकी होती है। जिन चीज़ों से हम आइडेंटिफाई करते हैं वो हमारे जितनी भी वैल्यू सिस्टम है वो 6-8 साल तक बन चुकी होती हैं। रियली 6 से 7 साल, 6-8 साल तक बस आप उसी को, यू आर जस्ट एक्सपेंडिंग योर सेल्फ आफ्टर दैट।
बट मेरी आइडेंटिटी तो 15-16 साल तक मैं बिल्कुल अलग इंसान था, आज मैं बहुत अलग हूँ। लेकिन जो पहले आपकी जो कोर वैल्यूज़ हैं वो अभी नहीं जाएंगी। अभी आपकी आइडेंटिटी एक्सपेंड होती रहेगी, बदलेगी नहीं। तो मैं इंसान ही दूसरा, मतलब मैं पर्सनालिटी दूसरी थी, सोच दूसरी थी, बिलीफ सिस्टम दूसरा था। वो तो हमेशा इवोल्यूशन चलेगा। सेल्फ इमेज मेरी पूरी दूसरी थी और वो चेंज हो गई। तो ये आइडेंटिटी कैसे चेंज हो गई? क्योंकि आप बोलो 6 से 8 में अगर बन गई होती तो फिर मैं वैसे ही रहता। नहीं, ऐसा नहीं है, आप वैसे भी हैं, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया कि कॉन्शियसली उस पर काम भी किया और अपनी आइडेंटिटी को एक्सपेंड भी किया। यानी कि आइडेंटिटी ऐसा नहीं है कि हम उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। जैसे हम अपनी वैल्यू सिस्टम को कभी भी हायरार्की को बदल सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। इस हफ्ते मैं अपनी सेहत पर ध्यान दे सकता हूँ तो अगले हफ्ते मैं वैकेशन पर भी जा सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इस चीज़ पर ध्यान ना देते और कॉन्शियसली आप उस पर काम ना करते, अपने गोल्स को सेट करके अपने एक्शंस को ना बदलते, तो जिस आइडेंटिटी को आपने बचपन में लिया है आप उन्हीं के साथ रहते। याद रखिएगा, उस समय के ट्रॉमा ही तो हमें कई बार गाइड करते हैं। उस समय के हमारे जो ब्रेक हुआ है, ऐसा तो मैं भी कह सकता हूँ कि बचपन में मैं एक मिजरेबल और ग्रीफ का शिकार था, लेकिन मैं 33 साल तक उसी सिचुएशन में रहा, ठीक है ना। अगर मुझे कोई जानकारी ना मिलती तो हमें ये जितने भी ट्रॉमा है ये हमारे साथ चलते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक बार अगर किसी के भी पास है तो सबसे पहले मैं एक टेक्निक भी कराता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ कि आज खड़े कंधों को सीधा करके इमेजिन करो कि यू आर ए विजडमफुल पर्सन, आपके पास सद्बुद्धि है, और इमेजिन करो कि आज आपको एक काम सौंपा गया है कि एक बच्चे को आप समझाएंगे लाइफ के बारे में जिसका दिल टूटा है बचपन में, और वो तुम ही हो। लेकिन आज उस बच्चे को डिसोसिएटेड वे में देखो कि आपके बीच में एक गिलास वॉल है और वो बच्चा उधर तंग है। यद्यपि तुम आज बड़े हो गए हो और आज एक कंधे सीधे करके उस बच्चे की मिजरीज को रीड करो और उसे बताओ कि वो जो मिजरीज उसके पास आई हैं, जो संकट आए हैं, जो दिल टूटा है, वो मात्र एक लर्निंग थी और वो आप यूनिक नहीं थे कि आप ही के साथ हुए, वो सभी के साथ होता है। जीवन में हमें 2 ही चीज़ मिलती है, रिवार्ड और लर्निंग। तो उस बच्चे को समझाओ किसी तरह से और फिर फील करो करीब 10 मिनट के बाद कि वो बच्चा धीरे धीरे आपकी तरफ एसोसिएट हो रहा है। और एसोसिएट होने के बाद इमेजिन करो कि अब आप उससे मिलने जा रहे हो और उसको हग करिए, उसको समझाइए, उसको बड़ा करिए और उसका हाथ पकड़कर आप प्रेजेंट में लेकर आइए। इसे 30, 40, 50 बार कराया जाता है और वहाँ से उस ट्रॉमा को कुछ लोगों को माफ़ करवाया जाता है, कुछ इवेंट्स को माफ़ करवाया जाता है। कई बार मैं इमेजिन करवाता हूँ कि और क्या करने को, तो कुछ लोग कहते हैं ऐसा मन कर रहा सर इसके ड्रेस चेंज कर दो, ड्रेस चेंज करो, उसको कोई बढ़िया सा हक दो। तो इस तरह से हम उसको उस ट्रॉमा को निकालते हैं। अगर वो नहीं निकलेगा तो कई बार डीप डाउन पड़ा होता है, जो हमारी पर्सनैलिटी को नार्सिसिस्ट बना देता है, ड्रामेबाज कर देते हैं लोग। तो जो लोग अपनी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, नार्सिसिस्ट हो गए हैं या ड्रामेबाज बनते जा रहे हैं या परेशान है किसी न किसी चीज़ से, तो उन्हें सोचना चाहिए कि दे शुड गो बैक राइट नाउ और ये टेक्निक यूज़ करके देखना चाहिए कि बचपन में उनके साथ क्या हुआ था, ताकि उसको रिलीज़ कर पाए एंड उस बच्चे को प्यार दें जो बच्चा भी उस पर्टिकुलर सिचुएशन से गुजर रहा है। एग्जैक्टली, द अनहैप्पी एडल्ट इज द अनहैप्पी चाइल्ड। On that note, we should end. It's a lovely note and lovely line. So thank you so much, sir. Thank you spend करने के लिए हमारे साथ टाइम। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। I loved the whole brain gut connection और बहुत सारी नई चीज़ें बोली, बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें बोली आपने जो मेरी कैपेसिटी के बाहर। वैसे मैं बहुत ज़्यादा पाथ ब्रेकिंग और ब्रेक थ्रू चीज़ें पढ़ता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है दुनिया में कि कैन वी थ्रू दिस कॉन्वर्जेशन ब्रेक द नॉर्मलसी और लोगों को बहुत आगे लेके जाएं। बट उसके बाद भी आपने कुछ चीज़ें ऐसी बता दी जो हमारे उसकी बाहर थी। सो आई एम ग्लैड। आई विल टेक सम टाइम टू, मैं थोड़ा टाइम लगाऊंगा कि मैं उन पर बिलीव करूँ, कैसे करूँ, क्योंकि मुझे मेरा पढ़ना बाकी है, पर एजुकेशन पर्पज़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। थैंक यू फॉर टेलिंग मी एंड गाइडिंग मी विद थिंग्स। प्लेजर हैविंग यू सर। थैंक यू वेरी मच। कुछ आपके क्लोजिंग नोट्स हैं, कुछ आप बोलना चाहोगे? मैं यही कहूँगा कि आपके साथ बैठकर एक विशेष प्रकार का एक एनर्जी लेवल मुझे मिल रहा है। यू आर ग्लोइंग एंड यू आर गिविंग ए वेरी 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 पॉजिटिव, आप कह सकते हैं कि टेलीपैथी टू मी। एंड मैं यही कहूँगा कि आज मुझे आपसे मिलकर ये नहीं लगा कि मैं किसी यूट्यूबर के साथ बैठा हूँ, मुझे ये लगा कि मैं एक चेंज मेकर के साथ बैठा हूँ। थैंक यू सो मच। दिस इज़ माई पर्सनल, आप कह सकते हैं कि जो ओपिनियन बनी है इन पलों में।
आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, हमेशा पानी आपके लिए मीठा रहे, हवा हमेशा आपके लिए ताज़ा रहे। ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु हमेशा आपको और आपके परिवार को नरम हथेलियों में सुरक्षा दे। थैंक यू सो मच सर, प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू। कैसे सर, बॉम्बे से हो आप? नहीं, आई बिलोंग टू वेस्टर्न यूपी, द सेम विलेज वेयर नवाजुद्दीन सिद्दीकी बिलोंग्स। सही, सेम विलेज, सेम स्कूल इवन। क्या बात, जानते हो अपने? नहीं, इतना जानते हैं कि जहाँ पर हम कभी नौकरी वोकरी क्या करते थे छोटे से टाउन पे, उसी पर उन्होंने की थी जब उन्होंने इंटरव्यू दिया था इनको, खेर को, अनुपम खेर को। हाँ। से अराउंड 20 years यंगर देन मी। ओके। आई एम 65। रियली? Wow. No, you don't look 65 at all. Thank you so much ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। आपको पता है कि आपको 3 चीज़ें करनी है। नंबर 1, अभी के अभी हमें सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर हमने आपको कुछ भी इनसाइट्स दिए तो प्लीज़ आपका एक सब्सक्राइब कैन हेल्प अस अ लॉट। नंबर 2, कमेंट करके हमें बताओ कि और कौन से गेस्ट हैं जिनके साथ आप चाहते हैं कि हम पॉडकास्ट बनाएं, और उनसे क्या क्वेश्चंस पूछें ताकि हम आपके लिए और बेहतर एंड वैल्यूएबल इनसाइट्स ला सकें। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में कुछ एक नया सीखने को मिलेगा उसे इस एपिसोड से, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इनफ होती है किसी की लाइफ का नज़रिया बदलने के लिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, कीप फिगरिंग आउट।